नमस्कार सभी को। नमस्कार मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर। तो आज हमें लगता है हमें सेशन टाइम से स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि जो लोग लेट आ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा रियलाइज हो कि वो लेट है। हाँ, रखा हुआ है। सभी प्लीज म्यूट कर लीजिए खुद को। तो आप सभी का स्वागत है। आज थर्ड डे है हमारा 5 days की ऑनलाइन ट्रेनिंग का, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर न्यूली प्रमोटेड वाइस प्रिंसिपल्स। तो आज हमारे पहले सेशन के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र जी, जो कि प्रिंसिपल हैं SBV राउज एवेन्यू के। He is working as a principal in Directorate of Education since year 2009 after selection by UPSC. He has given 100% board results in various schools in his tenure till now. He has been an active resource person in various in-service and pre-service trainings organized by SCERT. He has written many books and articles in the field of education and foundations of education, sociological perspectives of education, and teacher education also. He has attended training program on leadership of school principal at University of Cambridge and also at IIM Ahmedabad. So, welcome Dr. Devendra sir. He will be taking our session on plan and non-plan schemes. Welcome sir. Morning, sir. Hello, good morning everybody. Hello. Good morning sir. Morning sir. Good morning. Very good morning. हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार। आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी सभी के पास में? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर देवेंद्र आ हूँ, रही है प्रिंसिपल सर। हूँ मैं। हाँ, तो आप सभी का स्वागत है। आपका प्रमोशन एज ए वाइस प्रिंसिपल हमारे डिपार्टमेंट में हुआ है और काफी लंबा एक्सपीरियंस है आपको एज ए टीजीटी और पीजीटी। देन उसके बाद में एज ए वाइस प्रिंसिपल आपका प्रमोशन हुआ है। तो बहुत बहुत सभी का स्वागत है वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्लान एंड स्कीम यूटिलाइजिंग रिवार्ड स्कूल्स। टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा हमेशा। और जब आप एज ए वाइस प्रिंसिपल काम करते हैं, वाइस प्रिंसिपल के रूप में एज ए HOS वर्क करेंगे या एज ए TDO कार्य करेंगे, तो कुछ आपको डिफरेंस नजर आएगा कि टीचिंग में क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली क्या है। तो जब एज ए वाइस प्रिंसिपल के रूप में फिर आप होते हैं स्कूलों के अंदर, तो HOS होने पर बहुत सारी जिम्मेदारी आपके पास में आ जाएंगी। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी है? यस आ रही है सर। सभी को? हाँ जी, आ रही है। सर आ रही है आवाज। हाँ, तो जब आप HOS हो जाएंगे, तो HOS होने के बाद में बहुत सारी एक अकाउंटेबिलिटी स्कूल के प्रति हो जाती है। जितने भी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं और साथ साथ में जितना भी स्टाफ है, टीचिंग और नॉन टीचिंग, सभी की अकाउंटेबिलिटी आपके प्रति हो जाती है। तो जो ये 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें बहुत सारे टॉपिक जो है SCERT ने रखे हुए हैं आपके सामने। और एक SCERT ने बड़ा जो वर्कशॉप करके उस कोर्स डिजाइन को बनाया है। जो रिलेवेंट और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज ए वाइस प्रिंसिपल,
उन सभी को आपकी ट्रेनिंग के अंदर लिया है। एससीईआरटी का रूल रहा है कि जब भी इस तरह के प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल का प्रमोशन होता है तो एससीईआरटी स्पेशली ट्रेनिंग करती है, जिससे कि आपको नए असाइनमेंट में, नए वर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम स्कूल चलाने में बिल्कुल भी नहीं आए। तो जो टॉपिक है वो प्लान एंड नॉन प्लान स्कीम है। बेसिकली जो स्कूल जो चलता है उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल एकेडमिक का तो है ही है, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, साथ में फिर फाइनेंस मैटर का। फाइनेंस मैटर के बगैर कोई स्कूल नहीं जरूरी है। और उस फाइनेंस की जो मॉनिटरिंग एचओएस करता है, डीडीओ करता है स्कूल की। तो उसमें बेसिकली 2-3 जगह से हमको फंड मिलता है स्कूलों के अंदर, जिसमें कि एक तो प्लान स्कीम होती है, दूसरा होता है नॉन प्लान स्कीम, और तीसरा और अदर फंड्स भी होते हैं। इन जो तीनों फंड्स हैं इसी पे ही पूरा पूरा स्कूल पूरा 1 साल कार्य करके दिखाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्लान स्कीम या प्लान फंड्स कौन कौन से होते हैं। स्लाइड आगे कैसे जाएगी? ये है प्लान स्कीम। आपको सभी को नजर आ रहा है क्या अपने स्क्रीन पर? यस या नो? यस सर। यस Yes, sir. Yes. हाँ, जो प्लान स्कीम है, प्लान स्कीम का देखेंगे जो स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा देखिए। इसमें लिखा हुआ द मनी इज टू बी सेट फॉर एक्सपेंडिचर फॉर productive purposes like various project work under government of Delhi. The money has to be utilized in various project scheme for giving benefit to the school students. Example, scholarship of the students, midday meal, SMC fund, examination reforms, publications and library books. तो ये जो डेफिनेशन है लिखी हुई है, डेफिनेशन से क्लियर कट मालूम चल जाता है कि जो प्लान स्कीम का जो फंड है बेसिकली जो बच्चे हैं उनके वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है। जो स्टूडेंट स्कूल में पढ़ने के लिए आता है उनके वेलफेयर के लिए इसको यूज किया जाता है, जिसमें कि आपका एग्जामिनेशन के ऊपर खर्चा किया जाता है, पब्लिकेशंस पे खर्चा किया जाता है, लाइब्रेरी बुक्स हैं उस पर खर्चा किया जाता है, मिड डे मील है उस पर खर्चा किया जाता है, या बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है उस पर भी जो है खर्चा किया जाता है। और इसी के साथ साथ में एसएमसी फंड जो है वो भी आपका प्लान स्कीम के अंदर आता है। तो जितनी भी जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ये पैसे देती है सबका सब आपका प्लान स्कीम के अंदर आता है। इसको अगर हम देखते हैं इसमें हेड कौन कौन से होते हैं जरा हम देखेंगे। ये है एक टेबल आपके सामने है, नजर आ रही है सभी को? यस या नो? यस सर। आ रही है सर, आ रही है सर, नजर आ रही है सर, आ रही है। ये जो हाँ नजर आ रही है आपको जो टेबल, इस टेबल पे लिखा हुआ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली और स्कूल स्कीम प्रोजेक्ट प्लान स्कीम। इसके अंदर क्या है कि आप सीरियल नंबर को देखिए और सीरियल नंबर के साथ साथ में कुछ स्कीम कोड जो हैं वो दिए हुए हैं। स्कीम कोड अलग अलग हैं, इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं आपकी इस टेबल के अंदर। और इसमें फिर आपके कुछ स्कीम हैं और स्कीम के नाम इसके अंदर दिए हुए हैं बहुत सारे। देन उसके बाद में अलॉटेड अमाउंट है, देन एक्सपेंस है, देन बैलेंस है, देन परसेंटेज ऑफ यूज है, देन वोटेड है, देन डिस्पर्सल है, देन परसेंटेज ऑफ डिस्पर्सल है। ये बहुत सारे जो है कॉलम्स दिए हुए हैं। जो भी वाइस प्रिंसिपल बनने के बाद में एचओएस के रूप में कार्य कर रहे हैं स्कूलों के अंदर, वो इन चीजों को रोजाना देखते होंगे या आपने निकलवाया भी होगा अपने स्कूल के अंदर अपने आईटी से कह करके कि मेरे को निकाल के दीजिए, हम देखना चाहते हैं क्या है क्या नहीं है। तो इसमें जो स्कीम है अगर आप देखें तो एमडीएम मिड डे मील है, देन स्कूल एक्सटेंशन प्रोग्राम है जो साइंस एग्जीबिशन स्कूल के अंदर लगती हैं। इसके अलावा विद्यालय कल्याण समिति का नाम अब एसएमसी कर दिया है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कर दिया है, इसका भी नाम इसके अंदर। देन इम्प्रूवमेंट स्कूल लाइब्रेरी है, देन एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स है, सप्लाईज एंड मटेरियल है, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समर कैंप्स है, मेगा पीटीएम है। देन जो स्कूलों में जो क्लब बनाए थे 11-12 क्लब स्कूलों में बनाए थे उसका जो पैसा इसके अंदर आता है।
देन स्कूल की जो मैगजीन है वो बनाई जाती है, देन अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं, देन एनुअल डे का सेलिब्रेशन स्कूल में होता है, देन जो IEDSS का जो आता है पैसा उसका भी है, देन स्काउट एंड गाइड का है। ये कुछ हेड हैं जो आपकी प्लान स्कीम के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों को पैसा देती है। अब कुछ स्कूलों में इसमें से प्लस माइनस हो जाता है, कहीं पर कुछ पैसा इसमें से कट कर दिया जाता है, लेकिन मोस्टली सभी स्कूलों को इतना पैसा जो है वो मिलता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको जो अमाउंट है कितना अलॉटमेंट किया हुआ है। अब जो अमाउंट का अलॉटमेंट है वो बेसिकली आपकी एनरोलमेंट कितनी है स्कूल में बच्चों की, उसके ऊपर दिया जाता है। दिल्ली के अंदर अलग अलग कैटेगरी के स्कूल आप जानते ही हैं, कुछ कोएड स्कूल हैं, कुछ बॉयज स्कूल हैं, कुछ गर्ल्स स्कूल हैं, कुछ सर्वोदय स्कूल हैं, कुछ नॉर्मल स्कूल हैं, कुछ एक्सलेंस स्कूल हैं, कुछ आपके प्रतिभा स्कूल हैं। तो अब ऐसे भी स्कूल है दिल्ली के अंदर जहाँ 250 बच्चा पढ़ता है। एक हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर कुछ 125 बच्चे एक स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, बस केवल 200 बच्चे पढ़ते हैं। और ऐसे भी स्कूल है जहाँ 9,000 10,000 तक कोई स्टूडेंट पढ़ता है। तो जैसे बच्चे होंगे स्कूल में उसके अकॉर्डिंग आपका अलॉटमेंट जो है बच्चे का किया जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि बच्चों के एनरोलमेंट पे ही जो है आपका जो अमाउंट का अलॉटमेंट वो किया जाएगा। और उसमें से फिर अप्रैल में नया सेशन आपका स्टार्ट होता है, और शुरू होने के बाद में देन सपोज करो आपका जो SMC फंड है, SMC फंड में आपका 5 लाख रुपए एक स्कूल को दिया जाता है। अगर आप 5 लाख रुपए खर्च करते हैं तो 2 लाख रुपए की और भी आप डिमांड जो है वो कर सकते हैं। तो आपने अप्रैल में सेशन को शुरू किया, लेकिन आपने मई होते होते हुए 1 लाख या 50,000 रुपये आपने खर्च कर दिया। तो जो आपको 5 लाख रुपए अलॉटेड मनी आपकी 5 लाख रुपए होगी, और 5 लाख रुपए में से जो भी आपने एक्सपेंडिचर आप करते हैं उसका फिर एक्सपेंशन यहाँ पर जैसे ही आप निकालेंगे सैंक्शन, तो उसके बाद में एक्सपेंशन यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। और 5 लाख में से अगर 1 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए तो दैट मीन्स बैलेंस आपका 4 लाख रुपए जो है वो बचेगा। बैलेंस में फिर 4 लाख का अमाउंट आपका आएगा। और परसेंटेज ऑफ यूसेज के अंदर जो परसेंटेज आती है 20% आती है, 18% आता है, वो इसके अंदर फिर मेंशन हो जाएगा। देन उसके बाद में जो आपका वोटेड है या चार्ज है उसमें यस या नो का कॉलम है, उसमें ऑटोमेटिकली जब कंप्यूटर में डालते तो आ जाता है। और उसके बाद में आपका डिस्पर्सल आता है। डिस्पर्सल निकलवाना बहुत जरूरी है, डिस्पर्सल कंपलसरी है निकलवाना। लेकिन डिस्पर्सल तभी निकलेगा जब हम अपना PO में जो है बिल जमा कराएंगे। तो बेसिकली एक टेबल है जिसमें अलग अलग जो है पैसे का जो हेड वो दिया हुआ है, पैसे का जो हेड है वो दिया हुआ है। और डिस्पर्सल तभी निकल पाएगा जब आपका PO से बिल आपका क्लियर हो जाएगा। और वहां से क्लियर होने के बाद में आपको जब टोकन मिलेगा, टोकन मिलने के बाद में देन फिर आप स्कूल में अपने कंप्यूटर पे वर्क करेंगे। जो आपके बिल बनाता है स्कूल में IT बनाता है, या कोई टीचर को इंचार्ज आपने बना रखा है उसको ये काम दिया हुआ है, वो जो है फिर उसका जो टोकन है वो सिस्टम में डालेंगे बिल के अंदर। देन उसके बाद परसेंटेज आपकी निकल करके आ जाएगी, फिर परसेंटेज आपकी निकल करके आ जाएगी। तो ये एक टेबल है जिसमें हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि कौन कौन से हेड में कितना कितना पैसा आता है, और दूसरा उसका एक तरीका क्या है खर्च करने का। लेकिन इस खर्च करने के तरीके के साथ साथ में अब हमको एक आते हैं कि इसका एग्जैक्ट प्रोसीजर जो क्या है। ये है एक कुछ मैंने PPT के अंदर अभी एक स्क्रीन पे आपको PPT भेजा है जिसमें है यूटिलाइजेशन ऑफ प्लान फंड। ये नजर आ रहा है सभी को क्या? हेलो हेलो यस Yes, sir. yes. ओके ओके। तो जो टेबल मैंने अभी आपको बताई थी वो हेड में पैसा आता है। हेड में आने के बाद में अब हम बात करते हैं कि उस पैसे को खर्च करने का प्रोसीजर क्या है। उस पैसे को खर्च करने का जो है प्रोसीजर क्या होता है प्लान फंड को। तो इसमें से एक अमाउंट को लेकर के हम बात करेंगे
जिसमें कि सबसे ज्यादा पैसा मिलता है वो है अमाउंट आपका, जिसको बोलते हैं आप एसएमसी फंड। एसएमसी फंड तो बेसिकली क्या, हम प्रोसीजर की बातें करेंगे, और इस प्रोसीजर के आप सभी वाइस प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इन प्रोसीजर को अवश्य फॉलो करें जब भी आप पैसे का यूटिलाइजेशन स्कूल के अंदर आप करें। मेरे आपसे अनुरोध होगा आपसे। और जब भी आपके सेशन की शुरुआत होती है 31 मार्च से पहले पहले सरकार, अगर आपने पैसे को यूज किया तो वेरी गुड, अगर पैसे को यूज नहीं किया है तो सरकार उस पैसे को विड्रॉ कर लेगी, सरकार उस पैसे को वापस ले लेगी। सपोज करो 5 लाख रुपए ही अगर आपको मिले हैं एसएमसी फंड के अंदर, लेकिन आप जनवरी अभी आने वाली है, अगले महीने जनवरी है, और आपने केवल 2.5 लाख रुपए ही खर्च किया है या 3 लाख रुपए खर्च किया है, तो 20 मार्च तक अगर आपने पैसे को खर्च कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो फिर पैसा 31 मार्च के बाद में उसको सरकार विड्रॉ कर लेगी, फिर आपके अकाउंट में नहीं छोड़ेगी। तो प्रोसीजर के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, मेरा आपसे अनुरोध होगा कि जब सेशन की शुरुआत होती है तो बीइंग एचओएस या बीइंग एचडीडीओ इन द स्कूल, कि आप सबसे पहले अपने अमाउंट को चेक करें कि आपको कितना अमाउंट मिला हुआ है, या जो भी हेड आपको दिए हुए हैं उन हेड के अंदर कितना कितना पैसा आया है। अगर पैसा आ चुका है तो वेरी गुड, अगर नहीं आया है 20 अप्रैल तक भी या 25 अप्रैल तक भी, तो फिर आप अपनी एक लेटर लिख करके प्लानिंग ब्रांच को आप भेजें। प्लानिंग ब्रांच को आप लेटर लिख करके भेजिए कि मेरे यहाँ पर अभी अमाउंट कोई नहीं आया है, तो लेटर आप रिसीव करा दें उस ब्रांच के अंदर। और प्लानिंग ब्रांच बहुत एक्टिव है हमारे डिपार्टमेंट की, वो फिर मोस्टली केसेस में वो अप्रैल के पहले या दूसरे वीक में पैसा भेज देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा वो नहीं आ पाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप एक लेटर प्लानिंग ब्रांच को आप दें, तो फिर वो प्लानिंग ब्रांच पैसा आपके अकाउंट में डाल देती है। तो सबसे पहले आप अपने अकाउंट में चेक करें अमाउंट को कि अवेलेबल है या नहीं है। पैसा अगर आ चुका है तो वेरी गुड, अगर नहीं आया है तो फिर एक लेटर आपको प्लानिंग ब्रांच को देना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है कि आप अमाउंट को चेक करें। दूसरा है फिर अगर नहीं है तो फिर डिमांड द फंड इफ नॉट अवेलेबल। अगर अमाउंट नहीं है तो फिर आप डिमांड करेंगे कि हमारे पास फंड अभी तक भी नहीं आया है, ये फंड हमारे स्कूल के अंदर डालिए। वो फंड लेटर डालने के बाद में, ये मैं तब कह रहा हूँ कि अगर फंड नहीं आता है तो, अगर फंड आपका आ चुका है फिर आपको लेटर की या डिमांड करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद में है एसएमसी, हर स्कूलों के अंदर है एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है हर स्कूलों के अंदर। इलेक्शन अभी रिसेंटली हुआ था, चेयरपर्सन उसमें एसएमसी कमेटी का प्रिंसिपल या एचओएस होता है, एक एमएलए रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक सोशल वर्कर होता है। तो जो भी 11-12 मेंबर उसके अंदर होते हैं एसएमसी कमेटी के अंदर, और उसमें कुछ आपके टीचर भी होते हैं 2-3 जो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। तो आपको एसएमसी की मीटिंग बुलानी है, और बुलाने के अंदर बेटर ये होगा कि एसएमसी मीटिंग बुलाने से पहले अपने आप प्रायोरिटी फिक्स कर लें कि हमारी प्रायोरिटी जो है कौन कौन सी होंगी स्कूल के अंदर, कि आपको बेसिकली स्कूल में प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, कौन कौन से कार्य आप स्कूल के अंदर करवाना चाहते हैं। बेसिकली जो मेंटेनेंस स्कूल की होती है, मेंटेनेंस का जो पूरा पूरा जो कार्य है वो सब एसएमसी के फंड के द्वारा ही किया जाता है। तो प्रायोरिटी फिक्स करने के बाद में आप एसएमसी की मीटिंग आप कॉल करें, और मीटिंग के अंदर अपना जो एजेंडा है आप बना लें। एजेंडा आपका कितना होगा उस मीटिंग के लिए। एजेंडा में 10 पॉइंट होंगे, 11 पॉइंट होंगे, 12 पॉइंट होंगे, या 6 पॉइंट होंगे, 7 पॉइंट होंगे। वो आपकी बेसिकली प्रायोरिटी के ऊपर फिक्स है कि आप कितने कितने एजेंडा अपनी मीटिंग के अंदर रखना चाहते हैं। एसएमसी मीटिंग के अंदर डिस्कशन खूब अच्छी प्रकार से करें एजेंडा के अंदर, और क्योंकि फाइनेंस का मामला है और इसका बाद में ऑडिट भी होता है, और जो एजेंडा के अंदर पॉइंट हैं, जो आप स्कूल में कुछ भी कार्य कराना चाहते हैं
उस एजेंडा के अंदर लाने के बाद में आप मीटिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद में आप सभी मेंबर के सिग्नेचर करा लें उस एजेंडा पर। जितने मेंबर होंगे सभी, और प्रिंसिपल खुद चेयरपर्सन होता है उसका, तो आप उस पर अपने सिग्नेचर आप अवश्य करा लें। जब ये मीटिंग में आपका एजेंडा डिस्कस हो जाएगा, जो प्रपोजल आपका वो पास हो जाएगा, देन उसके बाद में फिर आपको जो एजेंसी है या डीलर है जिससे आप काम कराना चाहते हैं उसको फिर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। या वैसे बहुत सारे डीलर होते हैं जो स्कूलों में आते हैं, जो स्कूलों के अंदर कार्य करवाना चाहते हैं, तो उस एजेंसी से या डीलर को आप संपर्क करें। हालांकि कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आसपास में बहुत सारे स्कूल होते हैं, वो जो एजेंसी है डीलर है वो आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, और वो काम की तलाश में रहते हैं। और एक डीलर के पास में, एजेंसी के पास में कई कई स्कूल होते हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले तो टेंडर कॉल किया जाता था, और टेंडर कॉल करने के बाद में ही देन हम डीलर को काम देते थे। लेकिन अब आज की डेट में है कि वो जो एजेंसी है जिससे आप काम कराना चाहते हैं उसकी फर्म जो है जैम पे अवश्य होनी चाहिए। कल ही आपको बताया था, जो मेरे फ्रेंड है उन्होंने जैम के बारे में आपको, तो जो भी कुछ आप कार्य कराएंगे स्कूल के अंदर वो जैम पे ही ऑर्डर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, और जैम के द्वारा ही कार्य करवाएंगे आप। ये जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रूलिंग है, और जिसमें दिल्ली सरकार भी मानती है कि जो भी कुछ काम है वो सबका सब जैम के द्वारा होता है। लेकिन कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जैम पे सब चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप सर्टिफिकेट लेकर के, वो बहुत ही कम चांसेस होते, ज्यादा नहीं होते हैं, विदाउट जैम भी आप कुछ कार्य करा सकते हैं। तो जो एजेंसी है, जो डीलर है आपका, वो जैम के द्वारा ही आपका पूरा पूरा कार्य कराएगा, और जैम पे ही आपके जो है जो ऑर्डर है या बिल है वो सब जैम से ही उसको क्रिएट करेगा, और क्रिएट करने के बाद में देन फिर आपको वो बिल देगा जो भी आप स्कूल में काम करवाना चाहते हैं। देन उसके बाद में है कि आपकी जो कंसिडरेशंस कितनी है, लिमिटेशंस कितनी है काम कराने की, लिमिटेशंस कितनी है। अब ये 6 साल से नई सरकार दिल्ली के अंदर आई हुई है, जिसको आम आदमी पार्टी की सरकार हम बोलते हैं। लेकिन इससे पहले कांग्रेस की शासन रहा था दिल्ली में लगभग 15 साल। ऑनरेबल शीला दीक्षित जी ने कार्य किया था दिल्ली के अंदर। उस समय जो लिमिटेशंस थी वो केवल 5,000 तक होती थी एचओएस को काम करने की। अगर 5,000 तक वो काम करा सकता था, लेकिन 5,000 के ऊपर अगर स्कूल में कुछ काम कराना है उसको, तो उसके लिए जो फाइल है उसको मूव करनी पड़ती थी, हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती थी। डीडी जोन है, डीडी डिस्ट्रिक्ट है, रीजनल डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर है, डायरेक्टर है। वो बेसिकली क्या है, काम का अमाउंट कितना है जो आप कार्य करा रहे हो उसके ऊपर वो फाइल का मूवमेंट होता था। कुछ फाइलें हैं डीडी जोन की लिमिटेशंस हैं, कुछ फाइल हैं डीडी डिस्ट्रिक्ट की लिमिटेशंस हैं, कुछ फाइल हैं आरडी के लिमिटेशंस हैं, कुछ जो है डायरेक्टर सर की अप्रूवल से फाइल की जाती है। वो आपका कितना बड़ा काम है उसके ऊपर फाइल को मूव किया जाता है। अगर आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो 50,000 की लिमिटेशन दिल्ली सरकार ने दी हुई है, 50,000 तक जो है। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, There is no voice. आ रही है? आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है साफ है सर, बिल्कुल वॉइस क्लियर इज है वेरी आवाज। क्लियर। अच्छी तरह आ रही है। आ रही है, साफ आ रही है सर। चलो थोड़ा ऊंचा। हेलो, तो अभी जो लिमिटेशन है वो 50,000 की हैं। 50,000 तक का जो काम है प्रिंसिपल अपने लेवल पे जो है वो करा सकता है, लेकिन एजेंडा आपको एसएमसी मीटिंग के अंदर ही पास जो है वो करना पड़ेगा। तो अगर 50,000 से आप स्कूल में और कुछ ज्यादा कार्य कराना चाहते हैं तो फिर आपको फाइल हायर अथॉरिटी के लिए मूव करनी पड़ेगी। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप स्कूल में कितना कैसा जो है कार्य वो करवाना चाहते हैं। बेसिकली जो हम अपने प्रेजेंटेशन के अंदर जो गाइडलाइन है वो आपको हम बता रहे हैं, लेकिन सब डिसीजन जो है आपको स्कूल के हेड होने के नाते पूरा पूरा आपको करना पड़ेगा।
कि क्या हमारा करना है, क्या नहीं करना है, क्या प्रायोरिटी है और क्या आपको देखना है। देन वो लिमिटेशंस के अंदर, प्लान स्कीम के अंदर फिर बात आती है कि जो बिल है आपके, वो जो आपने काम असाइन किया है उसके जो बिल है वो आ जाने चाहिए। वो जेम के द्वारा ही आएंगे, डीलर आपको बिल देगा, बिल आपके पास में आ जाएगा। और उसके अंदर ये जरूरी है कि आपका उस बिल के अंदर टैक्स का जो डिडक्शन होना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रूलिंग है टैक्स के अंदर, उस टैक्स का डिडक्शन अवश्य होना चाहिए। और अगर हम देखते हैं तो आज के डेट में टैक्स काफी कुछ डिडक्शन हो जाता है, लगभग 30 से 35% जो टैक्स है वो अलग अलग जो आपका कार्य है उस पर टैक्स अलग अलग दिया हुआ है। रिपेयरिंग पे अलग टैक्स है आपका, कुछ नया सामान लेते हैं तो उस पर टैक्स अलग है। वो जो टैक्स है आपका उसमें बिल के अंदर वो माइनस होना चाहिए, वो कंपलसरी है। अगर हम बिल देखते हैं, अगर 100 रुपए का भी कोई हम चीज लेते हैं तो लगभग 30% जो टैक्स उसमें चला जाता है, 70 रुपए का ही जो है कार्य किया जाता है। अगर 1 लाख की हम बात करते हैं तो लगभग 30,000 रुपए जो है टैक्स में निकल जाता है, वो 70,000 रुपए का ही जो है वो कार्य होता है। लेकिन वो टैक्स कटना बहुत जरूरी है, और वो टैक्स जो एजेंसी है वो फिर अपने आप टैक्स को जो है अपनी फर्म के द्वारा दिल्ली गवर्नमेंट को वो देती है। तो बिल जो बिल दिया हुआ है, बिल को आप अच्छी प्रकार से देख लें और परख लें, और देखने और परखने के बाद में देन बिल आने के बाद में फिर आपका काम स्टार्ट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिर आपको सैंक्शन जो है निकलवानी है स्कूल में। अमाउंट आपके पास अवेलेबल है, सैंक्शन तभी निकलेगी, अमाउंट नहीं है तो सैंक्शन आपकी नहीं निकल पाएगी। तो देन फिर उस बिल पर, जो बिल आया है, बिल के ऊपर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो आपने स्कूल में परचेज कमेटी बनाई हुई है, परचेज कमेटी के अंदर प्रिंसिपल या एचओएस भी होता है, डीडीओ भी होता है, और जो आपका सीनियर पीजीटी है वो उसके अंदर होते हैं। वो आपकी जो परचेज कमेटी है वो आपको ऑर्डर बुक में ऑलरेडी ही निकालनी है एचओएस को कि ये मेंबर परचेज कमेटी के अंदर होंगे। तो जो आप सैंक्शन निकालेंगे, वो सैंक्शन जो बिल आपका आएगा, बिल के ऊपर एक बार परचेज कमेटी के भी सिग्नेचर आप करवा लें। उस बिल के ऊपर आप परचेज कमेटी के भी साइन करवा लें। वो करवाने के बाद में देन आप फिर आपको सैंक्शन आपको निकालनी है। जो भी अमाउंट आपके बिल के अंदर है उस अमाउंट की सैंक्शन देन आपको फिर निकालनी है। और सैंक्शन निकालने के बाद में और उस पर डीडीओ के साइन होने के बाद में और बिल को रजिस्टर में एंट्री करने के बाद में देन फिर बिल आपको अपना पे एंड अकाउंट ऑफिस में जमा कराना है। बिल सबमिशन इन पीए उसमें आपको जमा कराना है। और जब पीओ में बिल जमा हो जाएगा, अगर बिल आपका बिल्कुल सही है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो पीओ उस बिल को पास कर देता है। और पास होने के बाद में जिस फर्म से, जिस एजेंसी से आपने काम करवाया है, वो जो पूरा अमाउंट आपका फिर उसकी फर्म के अंदर चला जाएगा, पूरा अमाउंट। लेकिन कुछ केसेस में ये होता है कि पे एंड अकाउंट ऑफिस जो है वो उसमें ऑब्जेक्शन लगाता है आपके बिल के अंदर। अब जो अकाउंट को डील करता है स्कूल में टीचर, स्कूल के अंदर एलडीसी है, यूडीसी है, या आपने टीचर को इंचार्ज बनाया हुआ है, वो बिल फिर ऑब्जेक्शन के रूप में फिर आपके पास वापस आएगा। जो ऑब्जेक्शन लगाए हुए हैं उन ऑब्जेक्शन को फिर आपको देखना होगा कौन कौन से ऑब्जेक्शन इसके अंदर लगाए हुए हैं। उन ऑब्जेक्शंस को फिर अगेन आपको रिमूव करना पड़ेगा, एचएस को या डीडीओ को, दोनों को मिल करके। और जब उसको रिमूव कर देंगे तो फिर दोबारा जो आपका बिल है वो पे एंड अकाउंट ऑफिस में फिर दोबारा आपको लगाना पड़ेगा। देन उसके बाद में बिल आपको रिसबमिटेड होगा पीओ के अंदर, और उसके बाद में फिर आपका बिल पास एंड पेमेंट इज क्रेडिट इन कंसर्न फ्रॉम और एजेंसी। देन उसके बाद में बिल जो है वो एजेंसी के अकाउंट में पैसा जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और फिर सबसे लास्ट में फिर आपका डिस्पर्सल ऑफ अमाउंट आपको निकालना है।
डिस्पर्सल तभी निकलेगा जब पीओ से बिल आपका जो है क्लियर हो जाएगा और पास हो जाएगा। और डिस्पर्सल के लिए ये जरूरी है कि डिस्पर्सल निकालने में दिक्कत आती है। बिल पास तो हो जाता है, बिल की जो है परसेंटेज भी आ जाती है, कितना पैसा आपका एक्सपेंसेस हुआ वो भी आ जाता है। लेकिन डिस्पर्सल के लिए एक पीओ जो है पेरेंट अकाउंट ऑफिस एक टोकन नंबर देता है। उस टोकन नंबर को आप बिल में डालेंगे अपने स्कूल में आकर के, देन फिर डिस्पर्सल आपका निकलेगा। और डिस्पर्सल की फिर परसेंटेज आपकी क्लियर कट आपकी उसके अंदर शो हो जाएगी। जो पहले जो स्लाइड दिखाई थी हमने आपको, देखिए इसके अंदर जो मैंने अभी आपसे डिस्कशन किए हैं जितने भी पॉइंट, सबके सब इसके अंदर आ जाते हैं। अलॉटेड अमाउंट भी है, एक्सपेंसेस भी है, बैलेंस भी है, और उसके यूसेज भी कितने हैं, डिस्पर्सल भी पूरा पूरा आ जाता है। तो ये जो फॉर्मेलिटी है, जो प्रोसीजर है, ये पूरा पूरा आपका है प्लान स्कीम के लिए। लेकिन प्लान स्कीम के अंदर जो एसएमसी फंड है, एसएमसी फंड के अंदर बेसिकली आपको उस एजेंडा के अंदर डिस्कस करना होगा सबकी सब बातें ये वाली। लेकिन अगर हम दूसरे पक्ष में देखें तो दूसरे पक्ष में आप जाते हैं तो इसमें एक एसएमसी फंड के अलावा और भी बहुत सारे फंड दिए हुए हैं। लाइब्रेरी का है, एग्जामिनेशन का है, मिड डे मील का है, मैगजीन का है, एनुअल डे का है। उस कंडीशन के अंदर प्रस्ताव को एसएमसी में लाना कोई जरूरी नहीं है। एसएमसी में लाना कोई जरूरी। हेलो सर, आवाज। हेलो हेलो, आवाज सर, हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। कितने लोगों को नहीं आ रही आवाज? आ रही है सर, आवाज आ नहीं आ रही रही। अब आ रही है। बेसिकली कभी कभी नेट की दिक्कत आ जाती है, उससे हो जाता है, कभी कभी नेट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो हेलो, जो पॉइंट मैं बोल रहा था, एसएमसी की जो मीटिंग है उसमें जो एसएमसी फंड है उसके ऊपर उनका है। लेकिन जो और जो फंड स्कूलों में होते हैं उसके ऊपर आपके अंदर बाध्यता नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है कि आप उन चीजों को रखें तो अच्छी बात है, नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। और अब ये बताइए कि ये जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं ये वाले, यूटिलाइजेशन ऑफ प्लान फंड, कोई पॉइंट आपको समझ में अगर नहीं आया तो पूछिए मेरे से। एवरीथिंग इज क्लियर सर। कोई भी अगर इसमें कोई एनी डाउट तो प्लीज आस्क मी क्वेश्चन रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ प्लान फंड। सर व्हाट इज चार्ज टू बी वोटेड इसमें? हाँ हेलो सर। इसमें जब, हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं डॉक्टर रामजी सेक्टर 2 से बोल रहा हूँ सर। जैसे रिपेयर वगैरह के से नहीं होते हैं ऑर्डर, तो वो कैसे करेंगे? रिपेयर वगैरह जो है, फर्नीचर रिपेयर, फर्नीचर रिपेयर वगैरह, रिपेयर बिल जो जैम से नहीं होते हैं उनकी प्रोसीजर बताएं, आउट ऑफ जैम। हेलो हाँ सर। हेलो हेलो, हाँ जी सर, ये टीडीएस जो कटता है जो बिल्स पे, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा सर डिटेल अगर बता सकते हैं तो बताएं। बेसिकली जो टैक्सेशन का जो कटने का जो है ना, उसमें जो एजेंसी है वो पूरा पूरा जानती है कितना कितना परसेंटेज कहाँ कहाँ पर कितना कट होगा। जो बिल आपको बना करके देता है वो जो दिल्ली गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग ही पूरा पूरा बना करके देता है कि कितना कितना परसेंटेज कौन कौन से आइटम पे कटेगा। उसके पास पूरी लिस्ट होती है, लिस्ट उससे आप मंगा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आप डिडक्शन टैक्स का देख सकते हैं। हर आइटम पे टैक्स की जो है कंडीशन अलग अलग है कटने की, 3% होता है, कहीं 4% होता है, कहीं 5% होता है। तो लिस्ट जो है, जो डीलर जिससे आप काम करा रहे हो उसके ऊपर पूरी पूरी लिस्ट उसके पास में होती है टैक्स कटने की। दूसरा एक पॉइंट अभी रेज किया था कि आपका जो रिपेयरिंग का जो बिल है, रिपेयरिंग का बिल जैम से लेना कोई जरूरी नहीं है। रिपेयरिंग आइटम के अंदर जैम पे ऑर्डर करना कोई जरूरी नहीं है। रिपेयरिंग का बिल विदाउट जैम भी आप ले सकते हैं,
और उसके अंदर एक सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा कि रिपेयर का बिल जो है जैम पर नहीं अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम विदाउट जैम हम रिपेयरिंग का काम करवा रहे हैं। रिपेयरिंग के अंदर कंडीशन आप ऑर्डर करें तो विदाउट जैम भी उसके अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सक्यूज मी सर। यस, हाँ बोलो। सर नमस्ते। नमस्कार। मैं डॉक्टर जनार्दन शर्मा सर। जी जी जी। सबसे पहले तो सर मैं आपको बहुत थैंक्स बोलता हूँ कि आपका जो समझाने का तरीका है बहुत अच्छा है सर। जी जी जी। और दूसरी चीज तो एक बात यह है कि जैसे अभी सर काफी जो हमारे साथी हैं उन सबके साथ ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि जो जैम पोर्टल है उसमें चेंज नहीं हुआ है अभी। और सर उसमें पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, तो क्या जब तक कोई भी हम जो काम कराएंगे विदाउट जैम जीएसटी नंबर अगर है तो हम करवा सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, जैम के बगैर तो आप काम नहीं करा सकते, बिल्कुल भी नहीं ना। जैम की कंडीशन मस्ट है। जो जो फर्म जैम का बिल देने को तैयार नहीं है उनसे आप काम बिल्कुल भी नहीं कराए हैं। बेसिकली क्या है कि जो आपकी जो एजेंसी या डीलर जो है, आपके बाध्य बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक ही फर्म के ऊपर डिपेंडेंट रहें। जो कॉडल फॉर्मेलिटीज को पूरा करके देगी केवल आप उसी से ही काम कराएं। जो कॉडल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करके देती है उससे आप काम बिल्कुल भी नहीं कराएं। जैसे काम कराना कंपलसरी है। सर ये चार्जेज और बोटेड क्या है ये तो बेसिकली क्या है, उसमें जब आप इसको यूज करते हैं तो उसमें यस या नो का कॉलम आता है। जब आप सैंक्शन डालेंगे तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उसको शो करता है। उसमें आपका कोई इतना रोल नहीं है आपके अंदर। आपका इतना रोल अंदर वो अपने आप कंप्यूटर ले लेता है जब उसको हम जाते हैं तो हम। दूसरा है पॉइंट में आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, मैं डॉक्टर एम यू खान, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि सर हमारी जो जैम थी वो ऑपरेट नहीं हुई काफी दिनों तक, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल रिटायर हो गए पहले जो थे, और उनसे रिक्वेस्ट किया गया बार बार, लेकिन कई महीने डिले हो गए। उस वजह से जो है ना फाइल बनाकर भी डीडी ऑफिस भेजी, वहां भी 2 महीने पड़े रही फाइल। उसके बाद जो है लास्ट में अभी इसी महीने में जैम शुरू हुआ, और जैम में कुछ ही सामान खरीदा गया। बाकी जो हमने कोविड के जमाने में सामान खरीदा वो विदाउट जैम था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी तरह की? आपकी जो फाइल और बिल कहाँ पर है वो फाइल जो है, फाइल 2 महीने तक वहां रही डीडी ऑफिस में। उसके बाद उन्होंने लिख दिया कि आप किसी भी एजेंट से संपर्क कर लें और आप जैम शुरू करा लें। फिर मैंने किसी से संपर्क किया, तब उन्होंने आधार करके और मेरा नाम डाल करके का और जैम शुरू किया। तो इसी महीने में हमारा शुरुआत, थोड़ा सा हमने सामान खरीदा है। बाकी हमने जो सामान खरीदा वो बगैर जैम के है। नहीं, जो डीडी सर ने फाइल में लिख करके क्या दिया आपको? उसमें ये लिखा कि सर ये तो आप अपने लेवल पर काम करिए और किसी डीलर से मिलिए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद जैम शुरू हो जाएगा। तो तब हमने डीलर से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि अपना आधार दीजिए, अपना नाम बताइए, अपने सारा डाटा मेरा लिया उन्होंने। डीडीओ भी हूँ, एचओएस भी हूँ जी। तो मेरा जैम इसी महीने शुरू हुआ सर। तो अब आगे चूंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया, पैसा बहुत ज्यादा है, तो हम काम नहीं कर सकते। तो हम कुछ काम रिपेयर का, जैसे 2.5 लाख रिपेयर का काम कराना है, या प्लास्टर वगैरह है, सारा फर्श टूटा हुआ, तो हम बगैर जैम के करा सकते हैं सर? नहीं 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 नहीं, देखो डीडी सर ने जो बोला है फाइल के अंदर, उन्होंने बोला है बिल्कुल क्लियर कट, जो आप जो मुझसे बात कर रहे हो कि प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, किसी एजेंसी से संपर्क करना है आपको, और जैम के द्वारा आप काम करना है। नहीं, विदाउट जैम सर नहीं अलाउड, बिल्कुल भी नहीं है। ना ना, विदाउट जैम आप काम नहीं कराएंगे सर, बिल्कुल भी है ना, बिल्कुल भी नहीं कर। जो क्वेश्चन मेरा था, जो जैम पे चीज अवेलेबल नहीं है उसी कंडीशन में आप विदाउट जैम करा सकते हैं। सपोज करो आपने कोई सामान परचेज किया है स्कूल के लिए, आपको फैन लेना है, कोई टेबल लेनी है, कोई लाइट लेनी है, या कोई सैनिटाइजेशन का सामान लेना है। अगर वो चीजें है नहीं जैम पे, तो जो डीलर है आपको लिख करके देगा कि चीज जैम पे अवेलेबल नहीं है। आप भी जैम के पोर्टल पे जाकर के चेक कर सकते हो क्या सामान अवेलेबल है क्या नहीं है। अगर नहीं है तो एक सर्टिफिकेट आपको जनरेट करना पड़ेगा, ये नहीं है तभी आप विदाउट जैम ले सकते हैं, वरना आपको जैम से ही करना पड़ेगा पूरा पूरा काम।
एक ये कंडीशन है सर, विदाउट जैम नहीं हो पाएगा। हाँ, जैम पे अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में आप विदाउट जैम कर सकते हैं। जैम पे कल लेक्चर हुआ था, हमारे फ्रेंड ने आपको बताया था। आई थिंक सबकी सब बात उन्होंने क्लियर आपको कर दी होंगी कि जैम क्या है, जैम का कंपल्सन क्यों है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैम को क्यों लेकर के आई है, और जैम का अकाउंट खोलने का तरीका क्या क्या है, सब कुछ आपको कल बता दिया होगा। हाँ जी सर, ये हो गया था कल। जी 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 जी। सर मेरा एक मेरी था। बोलो। हाँ जी, मैं प्रमिला जोशी हूँ सर, SKV जोंती से। सर ये जो मेंटेनेंस और जैम का है, जैसे 5 लाख है, इसमें में बताया जाता है 50% हम मेंटेनेंस में कर सकते हैं। तो मेरा इस बार मेंटेनेंस वर्क ज्यादा हो रहा है स्कूल में, तो सर उसकी कोई ऐसी लिमिट तो नहीं है कि अगर मेरा 70% मेंटेनेंस में जाता है, 30% परचेजिंग में, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? नहीं, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेकंड है आपका नॉन प्लान स्कीम। सर एक सवाल मेरा था। जी जी जी। सर मेरी जो पुरानी HOS थी, उनके बिल जो है वो, क्योंकि कोविड के टाइम पे उन्होंने शायद लेट लगाया या क्या हुआ, 1,50,000 के बिल पेंडिंग हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर के। तो मैंने फाइल चलाई थी, पर क्योंकि अभी अलाउड नहीं है, एक्स्ट्रा फंड नहीं मिल रहा, तो वो फाइल अभी वापस आ गई है। तो अब मैं उस केस में अब मैं आगे क्या करूंगी, क्योंकि डीलर तो पैसे मांग रहा है। नहीं, वो जो आपने फाइल चलाई वो पिछले ईयर की है कि इस साल की है वो वाली फाइल? पिछले साल की, कि भी ये बिल पास नहीं हुए थे, और ये पुराने फाइनेंशियल ईयर के हैं। तो DD जोन और DD डिस्ट्रिक्ट के थ्रू मैंने चलाई थी फाइल, पर वो वापस आ गई है विदाउट क्लियरिंग। तो अब वो आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है मेरे पास। नहीं मैडम, वो फाइल इतने DD जोन या DD डिस्ट्रिक्ट उसको अप्रूवल नहीं देगा, इतने आप बिल नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी है। उनसे सर से जाकर के मिलो, सरया मैडम जो भी हैं DD जोन DD डिस्ट्रिक्ट, सर मेरी इस फाइल को पूरा कीजिए, इसको अप्रूवल दीजिए। जब वहां से अप्रूवल आएगी, मैं क्यों बोल रहा हूँ इन सब बातों को, जब आप आज HOS हैं, कल ट्रांसफर कहीं हो जाता है, आप वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बन जाते हैं आप, और ट्रांसफर कहीं और हो जाता है, देन उसके बाद में फिर ऑडिट होगा स्कूल के अंदर। ऑडिट आजकल चल भी रहे हैं स्कूलों के अंदर। अगर विदाउट प्रोसीजर कार्य किया है स्कूलों के अंदर, जो दिल्ली गवर्नमेंट का रूल है उसको आपने नहीं माना या उसको आपने एग्री नहीं किया आप, तो कल को ऑडिट होगा। ऑडिट के अंदर फिर ये दिक्कत आएगी कि बताइए आपकी अप्रूवल कहाँ पर है, DD डिस्ट्रिक्ट की या DD जोन की। जब वहां की अप्रूवल नहीं है तो आपने पैसा ऐसे कैसे खर्च कर लिया, आपने 1.5 लाख रुपए कैसे खर्च कर लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि अपनी फाइल को पास करवाइए, और पास करवाने के बाद में देन फिर अपने बिल को आप लगाइए। अगर सर नहीं, ये पुराना खर्चा हो चुका है, मैंने जुलाई में ज्वाइन करा है, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का खर्चा है, और वो सब कुछ, हाँ सब कुछ अप्रूवल होके सब कुछ वो वैसे ही, जैसा जेम पे भी बिल हैं, कोई टेंट के एनुअल डे के बिल हैं, ऐसे बिल्स हैं जो कि पुराना जो PO में लगाया था, उसके बाद उस दिन उन्होंने लिया नहीं क्योंकि लेट सबमिशन था, तो इसलिए वो सारा का सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। हाँ, तो 31 मार्च से पहले के बिल है ना सबके सब वो? जी जी। हाँ, तो 31 मार्च से अगर पहले के बिल हैं पेंडिंग पड़े हैं, तो उसमें DD के अप्रूवल चाहिए। DD के अप्रूवल के बगैर बिल नहीं लग पाएगा, बिल्कुल भी है। DD अप्रूव करेगा तभी बिल लगेगा, उसके बगैर नहीं लग पाएगा, बिल्कुल भी है। ठीक, तो उसको दोबारा भेजती रहूं, क्योंकि अभी तो यही आया था कि अभी फाइनेंशियल पावर्स है नहीं है, पुराने कोई हमारे पास अप्रूवल नहीं है कि हम पुराने वाले को क्लियर करें, तो दोबारा भेजती रहूं? नहीं, एक बार पर्सनली DD सर से जाके मिल लीजिए ना आप। ठीक है सर, पर्सनली जाकर के मिलो। कितनी बार फाइल पे क्या होता है, हम फाइल बना करके भेजते हैं, जो हमारा बॉस है डिस्कस लिख देता है ऊपर, तो डिस्कस का मीन्स है कि आपको फिर जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर के उनसे बात करनी पड़ेगी। मेरे आपसे रिक्वेस्ट हो गई है कि जाकर के एक बार मिल लो और फाइल पर डिस्कस कर लो, फाइल को अप्रूव करा दीजिए, और कराने के बाद में फिर अपने बिल लगा दीजिए। वरना फिर वो डीलर जो है आपको परेशान करेगा, परेशान इन द सेंस वो बोलेगा मेरे पैसे दीजिए, और पैसा आप उसको देंगे नहीं, तो परेशान होगा बहुत ज्यादा। तो अभी आपके पास समय है, जनवरी भी है, फरवरी भी है, मार्च में 3 महीने पड़े हैं, तो 3 महीने के अंदर जो भी कुछ आपका बैकलॉग है पूरा पैसे को क्लियर करा दीजिए आप। ठीक है तो ऐसी DD सर से जाकर पर्सनली मिलो, उनसे जाकर बात करो।
और डीडी सर एक बार लिख देंगे तो फिर बिल अपना जमा करा दीजिए आप इमिडिएटली, और उसके जो पेमेंट है क्लियर करवा दीजिए आप। ठीक है सर। दूसरा सवाल था कि आपने कहा कि परचेज कमेटी में एचओएस और डीडीओ, अगर एचओएस और डीडीओ एक ही पर्सन है तो फिर हम तीसरा एसएमसी मेंबर को भी ले सकते हैं क्या? नहीं, अब नहीं, जो सीनियर पीजीटी है स्कूल में, हाँ जी, सीनियर उनको रखिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो तो एक हुई ना, और दूसरा कौन? तीन अगर मेंबर बनाने हैं तो एचओएस और डीडीओ एक ही है। हाँ, वो तो एक ही हो गए। दूसरा आपको सीनियर पीजीटी रख लो, वो सीनियर टीजीटी रख लीजिए आप। ठीक है, रख लीजिए स्कूल के अंदर, यानी लगभग 4 मेंबर एक परचेज कमेटी में स्कूल में होने चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, चारों के सिग्नेचर उस बिल पे करवाइए आप। दैट मीन्स ट्रांसपेरेंसी होगी कि जो भी मैंने स्कूल में काम किया है वो ट्रांसपेरेंट है पूरी तरह से एकदम। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, अकेला एचओएस नहीं है, बल्कि 3 मेंबर के और भी उस पर सिग्नेचर है। तो ट्रांसपेरेंसी होगी तो कोई दिक्कत उसके अंदर फिर आपको आएगी नहीं बिल्कुल भी। ठीक है ना। देन अगला जो पॉइंट है मेरा वो है नॉन प्लान स्कीम। नॉन प्लान स्कीम को अगर आप स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, अभी क्वेश्चन बाद में बताते हैं, पहले मैं जरा इसको पूरा कर लूं एक बार में। सर डाउट। हाँ, नॉन प्लान स्कीम देखिए आप। नॉन प्लान स्कीम में क्या लिखा है? द गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन द नॉन प्रोडक्टिव एरियाज सच एज सैलरीज, सब्सिडीज, loan and their interest and contingencies, medical bills, pension etc. It is called non-plan scheme. इसका मीनिंग है कि जो भी हम पैसा खर्च करते हैं, सैलरीज के ऊपर करते हैं, सब्सिडीज के ऊपर पैसा करते हैं, लोन के ऊपर खर्च करते हैं, कंटीजेंसी पे करते हैं, मेडिकल बिल पे करते हैं, पेंशन में करते हैं, सबका सब जो पैसा हमारा नॉन प्लान स्कीम के अंदर आता है। तो पहली वाली जो हमने बात की थी उसमें पूरा जो मनी थी हमारी, वो बच्चों के वेलफेयर पे खर्च हो रही थी। इसमें क्या है, अगर आप देखें तो 2 हेड बहुत बड़े होते हैं स्कूलों में। नंबर 1 होता है सैलरी का हेड और नंबर 2 होता है मेडिकल बिल का हेड। ये 2 बहुत ही बड़े हेड स्कूलों के अंदर होते हैं। बल्कि सैलरीज का जो पैसा बहुत ज्यादा स्कूलों में लगता है और मेडिकल बिल के ऊपर भी काफी कुछ जो पैसा हो लगता है। तो सबका सब जितना भी है ये अमाउंट पूरा आपका नॉन प्लान स्कीम के अंदर आता है। इसमें अगर आप देखें, एक टेबल है सामने आपके स्क्रीन पर आ रही होगी, जो स्लाइड अभी आपके सामने हमने दिखाई है, ये आपकी नॉन प्लान स्कीम के हेड हैं बहुत सारे। ये हेड जो है हर स्कूल में होते हैं। अगर आपके यहाँ तीनों ब्रांच है, साइंस भी है, कॉमर्स है और आर्ट्स है और वोकेशनल है, चारों ब्रांच अगर स्कूल में है तो ये सबके सब हेड आपको इस टेबल के अंदर मिलेंगे। लेकिन अगर स्कूल में केवल एक ही स्ट्रीम है, अगर ह्यूमैनिटीज ही है, कॉमर्स और साइंस और वोकेशनल अगर नहीं है, तो इसमें हेड में कुछ फिर कमी आ जाएगी। अगर चारों स्ट्रीम है स्कूल में तो सबके सब हेड होंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो जो ज्यादा जो पैसा है वो सब सैलरी हेड पे ही है पूरा। अगर आप देखते हैं, प्राइमरी की सैलरी है, देन प्राइमरी का मेडिकल है, देन फिर आपकी सैलरी का है, देन फिर योगा स्कीम की सैलरी का है, देन फिर जहां पर साइंस है स्कूलों में उसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस एट स्कूल लेवल, साइंस की ग्रांट अलग से मिलती है, देन वोकेशनल की सैलरी है, देन एडिशनल स्कूल फैसिलिटीज की सैलरी है, देन एडिशनल स्कूल मेडिकल ट्रीटमेंट का है, देन डोमेस्टिक ट्रेवल एक्सपेंडिचर है, देन कंटीजेंसी का फंड है, देन फिर स्कूल सैलरी है, देन मेडिकल ट्रीटमेंट है, देन फिर कंटीजेंसी है, देन उसके बाद में फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर और टेलीफोन का बिल है, और देन इसके बाद में जो आपकी स्पोर्ट की फैसिलिटीज हैं उसका बिल है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो ज्यादातर जो पैसा खर्च हो रहा है पूरे हेड के अंदर वो आपका सैलरी अकाउंट में जा रहा है और मेडिकल अकाउंट के अंदर जा रहा है। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर कोई आपको ऐसा सच एजेंडा बनाना या मीटिंग कॉल करना या प्रस्ताव पारित करवाना उसकी कोई जरूरत बिल्कुल भी आपको इसके अंदर नहीं है। इसमें आप देखते हैं तरीका वही है पूरा जो हमने पहली स्लाइड के अंदर आपको दिखाया था।
वही डिट्टो तरीका है कि अलॉटेड अमाउंट होगा, देन एक्सपेंस होगा, देन बैलेंस होगा, देन परसेंटेज होगी, देन डिस्पर्सल होगा, डिस्पर्सल की परसेंटेज होगी। तरीका पूरा पूरा वही है, लेकिन इसमें जो सबसे मेजर हेड होगा आपका वो सैलरी का होगा। लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपको ये बिल बनाने से पहले पीएफसी को देखना पड़ेगा। जो आपकी पोस्ट फिक्सेशन सर्टिफिकेट होता है या पोस्ट फिक्सेशन आपकी सेल होती है, बेसिकली क्या हर स्कूल के अंदर पीएफसी अलग अलग होती है। अगर बच्चे ज्यादा हैं तो स्कूल में टीचर भी ज्यादा होंगे, अगर बच्चे कम हैं स्कूल में तो टीचर भी कम होंगे। सीधा सा फंडा है। जो स्कूल है वो बच्चों के लिए है, टीचर के लिए स्कूल नहीं है देखा जाए तो। क्योंकि बच्चे अगर ज्यादा होते हैं तो टीचर आ जाता है, बच्चे कम होते हैं तो टीचर का ट्रांसफर वहां से कर दिया जाता है। दैट मीन स्टूडेंट के लिए स्कूल खुला हुआ है, लेकिन टीचर को ट्रांसफर बच्चे कम होने पे हटाना पड़ता है, हटना पड़ता है, या सरप्लस टीचर भी हो जाता है। तो अगर स्टूडेंट बहुत ज्यादा है तो उतना ही आपका सैलरी का हेड बहुत बढ़ जाएगा। स्टूडेंट अगर कम है तो सैलरी का हेड कम हो जाएगा। एक स्कूल था जहां मेरी शुरुआत में पहली पोस्टिंग हुई थी, वहां 4800 बच्चे थे और वहां पर 150 का स्टाफ था। तो दैट मीन्स 150 टीचर की सैलरी जो है वो बनती थी स्कूल के अंदर। लगभग 35 से 40 लाख के आसपास पर मंथ की जो सैलरी वो टीचर की जाती थी। और फिर एक स्कूल में गए तो वहां पर कुल 1200 बच्चे थे, वहां पर कुल स्टाफ आपका 30 या 35 के आसपास था बस केवल। तो जो सैलरी हेड है ये पूरा पूरा स्टूडेंट के ऊपर है। और इसमें है कि जो पीएफसी आप देखिए, पीएफसी के अकॉर्डिंग ही आपको जो है अपनी सैलरी का हेड को देखना पड़ेगा। अब इसमें ये जरूरी है कि आप अपनी पीएफसी को चेक करते रहें, क्योंकि आज की डेट में दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर परमानेंट टीचर्स कम हैं और गेस्ट टीचर जो है वो ज्यादा हो चुके हैं ज्यादातर स्कूलों के अंदर। तो अगर कोई परमानेंट टीचर आता है तो गेस्ट टीचर को इमिडिएटली आपको हटाना पड़ेगा। और अगर आप भूल जाते हैं पीएफसी के अकॉर्डिंग, पीएफसी को आप चेक नहीं करते हैं और आपने परमानेंट टीचर को भी ज्वाइन करा लिया और आपने गेस्ट टीचर को आपने हटाया नहीं है और आप 1 या 2 महीने की सैलरी आपने गेस्ट टीचर को दे दी गलती से, उसके बाद आपको याद आता है कि नहीं ये तो मुझे हटाना था इसको, और वो 2 महीने की सैलरी ले लेता है। अब उसकी 30,000 रुपये भी सैलरी है गेस्ट टीचर की, तो लगभग 60,000 रुपये जो है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी से चला गया टीचर के पास में। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो टीचर मना कर देता है मैं तो सैलरी वापस नहीं करूंगा, तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा। तो इसलिए पीएफसी को आप जब सैलरी के बिल देते हैं हर महीने आप, तो पीएफसी को आप अवश्य चेक करें कि हमारी कितना टीजीटी है स्कूल में। 3 साइंस के टीचर हैं, 3 लैंग्वेज के टीचर हैं, 3 मैथमेटिक्स के टीचर हैं, 3 एसएसटी के टीचर हैं, तो उतना है टीचर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। छोटे स्कूलों में तो ये दिक्कत नहीं होती, लेकिन बड़े स्कूलों में बहुत दिक्कत आ जाती है, जहाँ 8-8 या 9-9 जो टीचर है मैथमेटिक्स के हैं, 8-9 टीचर ही साइंस के हैं, 8 या 9 टीचर ही जो है आपके सोशल साइंस के, वहां पर ये दिक्कत बेसिकली देखने को मिलती है। तो इसलिए आप पीएफसी को अवश्य चेक करें। इसके अंदर भी अगर हम नॉन प्लान फंड की बात करते हैं तो नॉन प्लान फंड के अंदर भी जो इसका भी जो प्रोसीजर, मैं थोड़ा आपको इसको बता देता हूँ क्या प्रोसीजर है इसके अंदर। इसमें भी आपको अमाउंट को चेक करना पड़ेगा, क्या अमाउंट है क्या नहीं है। अमाउंट अगर इसमें बहुत दिक्कत आती है नॉन प्लान फंड के अंदर। अभी पिछले महीने की बात है नवंबर की, मेरे अपने स्कूल के अंदर एक गेस्ट टीचर के लिए पैसा नहीं था उनकी सैलरी देने के लिए। तो उसकी फिर हमने डिमांड भेजी और डिमांड भेजने के बाद में काफी लेट हमको पैसा मिला, और उनकी फिर अक्टूबर की सैलरी भी हमको नवंबर में मिली। फिर नवंबर में बिल हमको लगाना पड़ा पिछले महीने के अंदर ही। तो इसमें भी आप अमाउंट को चेक कीजिए कि अमाउंट अवेलेबल है कि नहीं है सैलरी का, क्योंकि हर रेट में पैसा अलग अलग आता है।
तो अगर पैसा अवेलेबल नहीं है नॉन फंड के अंदर, गेस्ट टीचर की सैलरी का हेड अलग होता है, परमानेंट सैलरी का हेड अलग होता है। जब आप बजट ब्रांच में अपना बिल डिमांड लेने के लिए जाते हैं तो आपको मालूम चल जाता है। तो उसमें आप चेक कर लीजिए कि आपके पास उस हेड का पैसा है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप पैसे की डिमांड टाइमली दे दीजिए। सपोज करो दिसंबर के महीने की सैलरी आपको बनानी है, जो पे एंड अकाउंट ऑफिस जो बिल लेता है वो 15 से 20 की डेट में बिल लेता है वो, और वो बोलता है कि 15 से पहले पहले हमको जो है बिल आप जमा करा दीजिए, 15 से 20 के बीच में बिल जमा करा दीजिए। तो हर महीने के पहले वीक में ही आप चेक कर लीजिए कि आपके पास में वो पैसे इतने हैं कि नहीं सैलरी के लिए। अगर नहीं है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इमीडिएटली जो है डिमांड कीजिए, और डिमांड करने के बाद में फटाफट उस लेटर को आप जो बजट ब्रांच है दिल्ली गवर्नमेंट की ओल्ड सेक्रेटरीट के अंदर, उसको दे दीजिए कि हमको इतने पैसे की जरूरत है। हालांकि आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन अगर पैसा आपका आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर केस नहीं आ पाता है तो उसकी हार्ड कॉपी भी जा करके आप ओल्ड सेक्रेटरीट में जो आपका हेडक्वार्टर है वहां जमा करा दीजिए। और अगर आपको पैसा मिल जाता है तभी आप सैलरी के जो डिमांड सैलरी को बना पाएंगे। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो सैलरी को आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बहुत अच्छा खासा पैसा जो है वो एक बार में ही दे देते हैं, और कभी कभी पैसा नहीं मिल पाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको महीने के पहले वीक के अंदर ही चेक कर लीजिए कि बजट है या नहीं है सैलरी का आपका। वो बेसिकली HOS या DDO को ही अकाउंटेबिलिटी है कि वो पैसा है या नहीं है। इनकेस अगर सैलरी नहीं मिलती है उसको 1 या 2 महीने, तो कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं स्कूलों के अंदर, फिर वो आपकी कंप्लेंट या शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। तो उस शिकायतें होती है तो फिर अच्छा नहीं होता। उससे बेटर है कि आप क्रॉस चेक हमेशा करते रहें कि फंड अवेलेबल है या नहीं है हमारे पास में। और उसके बाद में परमानेंट टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, इसको आपको देखना है, इसकी भी सैलरी बननी है, देन कैश टीचर की सैलरी बननी है। और आज की डेट में सबसे अच्छा जो कार्य दिल्ली गवर्नमेंट ने कर दिया है कि सबके सब जो बिल हैं आपके वो निक पे बनेंगे। जो NIC है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस पे जाकर के ही आपके जो है बिल बनेंगे। और NIC में सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो आपका पुराना बिल है, सपोज करो आपको दिसंबर के बिल बनाने हैं तो नवंबर की सैलरी का भी पूरा पूरा स्टेटस आपको निक से मिल जाता है। केवल बिल बनाने में जो चेंज लेकर के आना पड़ता है, जब जुलाई में इंक्रीमेंट लगते हैं उसके अंदर आपको बदलाव करना है जब जुलाई में इंक्रीमेंट आपका लगेगा, वरना निक पे पूरा पूरा डेटा आपका होता है। और NIC जो है पूरी भारत सरकार का है वो, तो उससे बिल आसानी से बन जाते हैं। वो अपने आप ही प्लस माइनस जो भी कुछ करना है उस पोर्टल के द्वारा हो जाता है। देन उसके अंदर भी वही है कि आपको सैंक्शन निकालनी है, और सैंक्शन निकालने के साथ साथ में फिर आपको इनकम टैक्स भी जो है वो डिडक्ट करना है। इनकम टैक्स, अब आपकी सैलरी कितनी है उस सैलरी के ऊपर जो है टैक्स आपका बनता है। जो आपकी सेविंग्स हैं वो आप सब जानते हैं, पुराने लोग हैं आप जितने भी हैं, बहुत सिस्टम में काम करते हुए आ रहे हैं, तो उसमें इनकम टैक्स आपका माइनस हो जाना चाहिए जब आप सैंक्शन उसके अंदर निकालेंगे। देन हर बिल के ऊपर जो सिग्नेचर है वो DDO के होने चाहिए और HOS के होने चाहिए। देन उसके बाद में जो आपका बिल है वो PO में सबमिशन होगा। देन उसके बाद में कोई ऑब्जेक्शन अगर लगता है तो उसको रिमूव करना है। देन आपका रिसबमिट होगा बिल। और उसके बाद में आपका जो है ये प्रयास कीजिए कि 15 से 20 के बीच में हर महीने आपका बिल जो है PO में जमा हो जाना चाहिए। 20 डेट निकलने के बाद में पे एंड अकाउंट ऑफिस बिल लेने के लिए मना करता है, तो बिल अगर जमा नहीं होगा तो फिर वो सैलरी कंसर्न पर्सन की आपके अकाउंट में नहीं आ पाएगी। और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि रिकंसिलेशन बहुत जरूरी है। रिकंसिलेशन आप करते रहें, देखते रहें, बल्कि पे एंड अकाउंट ऑफिस भी रिकंसिलेशन मंगाता है। रिकंसिलेशन का मीनिंग है कि कितना आपके पास पैसा आया था, कितना खर्च हो चुका, कितना आपका बैलेंस है। तो कभी कभी 2 महीने में 3 महीने में रिकंसिलेशन मंगाता रहता है। तो जो अकाउंट को डील करता है स्कूल के अंदर, वो उसके पास पूरा पूरा रिकॉर्ड रहता है, फिर रिकंसिलेशन बना करके वो जमा करा देता है।
तो ये जो है सब एक प्रोसीजर जो है और इसकी में ज्यादा दल पैसा जो इसमें कोई क्वेश्चन बताइए। आ रही है मेरी आवाज? नहीं बोलो। हेलो। हाँ ये आवाज आ रही है, आ रही है। ठीक सर। तो ये जो नॉन प्लान का फंड है ये तो गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलो। हाँ हाँ, SKV दल्लूपुरा से बोल रही हूँ। एक आपने इंक्रीमेंट की बात करी, जुलाई में है। एक इंक्रीमेंट टीचर्स ऑप्शन देते हैं जनवरी के लिए, क्या हमारे डायरेक्टरेट ने उसे एंडोर्स किया हुआ है? हाँ बिल्कुल किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है। वो ऑप्शन देते हैं, उसको ले लीजिए। तो जो सर्कुलर है, यदि आप सर्कुलर का डेट और वो बता दें नंबर तो अच्छा होगा, क्योंकि जो हम निकालते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के निकलते हैं सारे सर्कुलर्स। हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के सर्कुलर नहीं है हमारे पास। यदि आप डेट और नंबर बता देंगे तो मैम ये 17 जून का ऑर्डर है। प्लीज आई वुड लाइक टू से, जो मैडम अभी आपसे पूछ रही है जनवरी का, वो 17 जून का ऑर्डर है। 17 जून 2020 का सर। 2020 17 जून 2020 का ऑर्डर है मैडम। तो ये ऑप्शन जिन्होंने 2019 में भरा है वो एप्लीकेबल है इसके लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल। नहीं, लेकिन जब हमारा डायरेक्टरेट एंडोर्स 2020 से कर रहा है तो जनवरी 2019 में क्यों एप्लीकेबल होगा? इसका जो हाँ बोलिए। जी मैम, मैं बोल रहा हूँ, मैं आरबीसी हूँ मैम। मेरी एमएससीपी ड्यू थी फरवरी 19 में, तो मेरी जो फिक्सेशन हुई इसी ऑर्डर के तहत हुई। उसमें मेरा जो जुलाई में इंक्रीमेंट था मुझे वो फरवरी में मिल गया, तो उससे मुझे 6 महीने पहले मेरा इंक्रीमेंट मिल गया, उससे मुझे बेनिफिट हुआ उसी ऑर्डर के तहत। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। अगर आप है तो मेरे पास में ऑर्डर नहीं है मैडम। जब मैं स्कूल में जाऊंगा कल तो मैं आपको बता दूंगा कौन से डेट का है सर्कुलर, उसका नंबर। सर मैं बता देता हूँ, 17 जून 2020 का ऑर्डर है। ठीक है मैडम, नोट कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए आप। तो ये जो फंड है नॉन प्लान का, आप हेलो सर। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मैं सरोज सुशील ब्लॉक 2 गीता कॉलोनी से बोल रही हूँ। तो इसमें सर जो अभी मैम जैसे ये पूछ रही थी, तो 7th पे कमीशन के बाद ये सभी स्कूलों में एक ऑप्शन फॉर्म फिल करवाया गया था। मतलब मेरे स्कूल में तो फिल कराया था कि भाई जनवरी में लेना है या आपको जुलाई में लेना। तो जो हाँ, लेकिन सरोज मैडम उसका सर्कुलर तो बताइए कि हमने क्या कराया, क्योंकि मिनिस्ट्रीज में तो एप्लीकेबल है ना। ना जब तक हमारा डायरेक्टरेट एंडोर्स नहीं करता हम उस सर्कुलर को फॉलो नहीं कर सकते। नहीं, एक्चुअली बिना डायरेक्ट हमारे डिपार्टमेंट के डायरेक्ट किए बिना तो किसी भी स्कूल में कोई भी DDO या HOS ऑप्शन फॉर्म फिल नहीं करवाएंगे। का ही रेफरेंस चाहिए। सुनिए मेरी बात, यदि उसको एंडोर्स हम 20 में कर रहे हैं तो हम जनवरी 19 में कैसे दे सकते हैं, ये बताइए। नहीं, एंडोर्स तो 20 से पहले भी लिया गया है, किया गया है, ऐसे बात नहीं है। ये तो 20 तो अभी टाइम कितना हुआ है जो सर नहीं है। नहीं, सर्कुलर तो जब 7th पे कमीशन के बाद ही उनके पास आ गया था, DDO और HOS के पास था। नहीं और आया, उन्होंने मुझे आपको भेजिएगा, मुझे आप हाँ भेजिएगा। नहीं, वो तो सर्च करके भेजना पड़ेगा, मतलब मिल जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नहीं, मिल जाएगा, वो है अवेलेबल। हाँ वो अवेलेबल है और सब DDOs में मैंने खुद ऑप्शन फॉर्म फिल किया है। हाँ लेकिन उसके बाद अगर हम जनवरी या जुलाई फिक्स कर देते हैं तो कभी MSCP मिलती है या प्रमोशन होता है तो इंक्रीमेंट डेट में भी चेंज, बिकॉज 6 महीने से पहले एक इंक्रीमेंट नेक्स्ट नहीं मिल सकता। तो वो तो डिपेंड करता है डिफरेंट सिचुएशन पर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल यही है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थैंक यू सर। जो जुलाई नहीं, में आप ऑलरेडी इंक्रीमेंट और वो फिर जनवरी में एक बात मैं कहूँगा। हाँ जी, हेलो। हाँ जी सर, बोलो। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि इस ऑर्डर के तहत जो अभी जो ऑर्डर आया है जून में,
इस ऑर्डर के तहत बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है और उन्होंने अपनी ऑप्शन चेंज कराया है, तो इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स हुए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस ऑर्डर के तहत एक बार सबकी सर्विस को निकाल के देख लें। चेंज भी हुआ, चेंज भी कराया लोगों ने, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। ले सकते हैं। और अभी जो लेटेस्टली जो जिनको एमएससीपी मिल रहे हैं उनको बहुत सारा फायदा हो रहा है, उन्होंने अपने ऑप्शंस चेंज कर लिए। चेंज किया है, चेंज हुआ भी है। ऑर्डर को देख चेंज लें। करते टाइम सर डिपार्टमेंट में ध्यान रखा गया है कि गैप जो है 2 इंक्रीमेंट के बीच में 6 महीने से ज्यादा 6 महीने का तो रखा है, बिल्कुल ठीक है। एट लीस्ट 6 मंथ है। अगर 1 डे भी कम हो जाता है तो ही तो और नहीं शी मिलेगा। कैन नॉट गेट द इंक्रीमेंट नेक्स्ट। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। थैंक यू सर। हेलो जी सर क्वेरी हाँ यही सर। है हेलो कि सर। इसको जुलाई 19 में इंक्रीमेंट मिला है, हाँ जी, इसको जनवरी 20 में फिर दे सकते हैं हम। वो तो दे सकते हैं। अगर दे सकते 1 हैं। जुलाई को मिला है तो 31 दिसंबर को उसने 6 महीने उनके कंप्लीट हो गए हैं। तो इसका मतलब हम लेकिन 1.5 अब साल में 2 नहीं, इंक्रीमेंट सुनिए दे रहे मेरी हैं। सुनो मेरी बात। लेकिन आप उसको 1 जनवरी को दे क्यों रहे हैं? अगर एमएससीपी का केस नहीं है या प्रमोशन का केस नहीं है अभी तो तो आप वो कह रहे क्यों हैं एलिजिबल ऑप्शन है? फॉर्म फिलअप करा है तो आप दे सकते हैं, जब उसने ऑप्शन भरा है तो हमें देना नहीं है क्या? नहीं, आप अभी तो कह रहे हैं ना सिंपल ऑप्शन में तो फॉर्म नहीं। अरे तो मैम ऐसा थोड़ी है कि मैं एक बार ऑप्शन फॉर्म भर के ये सरोज मुझे मैम, जनवरी में सुनीता चाहिए मैम, और फिर मैं जुलाई में भर के मैम प्लीज एक मिनट। सॉरी प्लीज, सरोज मैम एक एंड एक सुनीता चीज मैम कहना प्लीज चाहूंगा। एक मिनट। मैम आप लोग आपस में बात करें, इससे बेटर है कि हम हाँ जी नहीं आपस डॉक्टर सर से ही बात कर लें, वो ज्यादा अच्छे से बता सर जैसा पाएंगे। डायरेक्ट करेंगे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। बस जी, वो आप सर्कुलर प्लीज आपस में ना बहस करें इस बात पे। और जो आपने मैम ये कहा है बिल्कुल डिस्कशन ठीक था, है। बहस ये नहीं जो कंडीशन हाँ जी लागू होती है मैम, प्रमोशन डिस्कशन एमएससी था। पे लागू होती थैंक यू मिस्टर मैम। जी ठीक है मैम। प्लीज सर को प्लीज बोलने दीजिए कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करिए। एक्चुअली जो आपका जो क्वेश्चन है मैंने सुन लिया है ये वाला, इसका जो आंसर हम आपको दे देंगे। जो इसका सर्कुलर नंबर क्या है, डेट क्या है, जिस डेट के तहत आपका जो इंक्रीमेंट का ऑप्शन जो लिया गया है, जो आप बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, लेकिन 99% केसेस के अंदर 98% केसेस के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है, दिल्ली गवर्नमेंट इंडोर्स उसको कर देती है। क्योंकि दिल्ली जो है स्टेट नहीं है, दिल्ली यूटी है और यूटी पूरे पूरे रूल जो है फॉलो होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल जो हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट में पूरी तरह से फॉलो किए जाते हैं। लेकिन एंडोर्समेंट कभी कभी हो जाता है, एंडोर्समेंट नहीं हो पाता है तो अभी हमारा काम आगे बढ़ जाता है, चला जाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहां पर एंडोर्समेंट नहीं आता है, लेकिन तब भी हम अपने बिल जो है वो जमा करा देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे और हमारे बिल पास भी हो जाते हैं। हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि आपको पता है दिल्ली के अंदर अभी एक हाई कोर्ट में जो केस आया था, सुप्रीम कोर्ट के केस आया था, उसने क्लियर कट बोला था कि जो होली सोली एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली का वो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोला था। तो इसमें क्या है कि एंडोर्समेंट आना चाहिए, अच्छी बात है। एंडोर्समेंट अगर नहीं भी आता है तो भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करके आगे बढ़ा देते हैं। जहां तक इसकी बात है, इसका हम सर्कुलर नंबर और आपको डेट हम बता देंगे, उसके तहत आप उस चीज को बिल्कुल यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो भी आपके ये इंटरफेयर, हेलो सर। मैं एक बात सर कहना मेरा एक चाहती हूँ। क्वेश्चन है। एक्चुअली हाँ, बोलिए। पासपोर्ट बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो हमारे सर्कुलर है उसको डायरेक्टरेट फॉलो नहीं करती है, वो एनओसी देती है हमेशा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जब जी। तक हमने एंडोर्स नहीं करा आप उसको नहीं मानेंगे। तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या हमने ऑप्शन फॉर्म का वो एंडोर्स किया हुआ है, हम उसको एप्लीकेबल करें या नहीं करें? इसका मैं बोल रहा हूँ ना, और डेट हम बता देंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो अदर फंड्स कौन कौन से स्कूलों में होते हैं, प्लान फंड की बात कर ली हमने, नॉन प्लान फंड की बात कर ली। ये दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपको, प्लान है नॉन प्लान के? प्लीज बोलो। यस सर, यस सर। हाँ, दोनों क्लियर हो गए ना। इसके अलावा और स्कूलों में जो कुछ फंड आते हैं अप्लाई भी आपको करना पड़ता है। जैसे कि आपका नंबर 1 एनएसएस फंड है।
अब एनएसएस फंड ये जरूरी नहीं है हर स्कूल में आए, जहां पर एनएसएस विंग होगी वहीं पर ये फंड जो है आएगा और स्कूलों में नहीं आएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको एनएसएस स्कूल में खोलनी पड़ेगी और खोलने के साथ में एनएसएस का एक इंचार्ज या एनएसएस ऑफिसर भी आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन ये जो फंड है ज्यादातर ये जनवरी या फरवरी के अंदर आते हैं, जब ईयर क्लोज होने वाला होता है तब आते हैं ये फंड। ये मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस है, मेरे स्कूल में एनएसएस है, ज्यादातर मैं देखता हूँ जनवरी या फरवरी के अंदर फंड आता है। लेकिन इस साल तो कोरोना है, कोरोना के चक्कर में कोई फंड आ ही नहीं रहे। आप देखते हैं केवल एसएमसी का फंड स्कूल में आया हुआ है, इसके अलावा कोई भी फंड स्कूलों के अंदर नहीं आया हुआ, बिल्कुल भी नहीं आया हुआ। ना कोई एग्जामिनेशन का फंड है, ना कोई एनुअल डे का फंड है, ना कोई मैगजीन का फंड है, ना कोई एक्टिविटी का फंड है, कोई भी फंड जो है वो नहीं आया हुआ है। एनएसएस का फंड जो बेसिकली जब भी आता है उसका भी आपको इंचार्ज होगा, ऑफिसर होगा, और वो आपको बोलना पड़ेगा। जो एसपीई है स्कूल में जो एसपी है, सुपरवाइजर फिजिकल एजुकेशन, उसके द्वारा आप अपने एनएसएस यूनिट को खुलवाइए, और खुलवाने के बाद में अगर खुल जाती है तो देन फिर आपका एनएसएस फंड जो है वो आ जाता है। इसकी पर कोई गारंटी नहीं है कि कितना फंड आएगा, कभी 20,000 भी आ जाता है, कभी 30,000 भी आ जाता है, कभी 50,000 भी आ जाता है। लेकिन उस फंड का जो यूटिलाइज है, आपको कैंप लगाना पड़ेगा, या बच्चों के लिए ड्रेसेस लेनी पड़ेंगी, या इसके अलावा कोई आपको एक्टिविटी करानी पड़ेगी, बच्चों को रिफ्रेशमेंट देना पड़ेगा, वो सबका सब फंड एज पर गाइडलाइन, जो गाइडलाइन उन्होंने दी है डिपार्टमेंट ने, उस डिपार्टमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको पूरा पैसा जो है वो खर्च करना पड़ेगा। लेकिन एनएसएस अगर यूनिट आप खुलवाते हैं स्कूलों में तो अच्छी बात है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि एनएसएस और स्काउट और एनसीसी तीनों स्कूलों में होनी चाहिए। स्कूल का एक अपना एक स्कूल की एक इमेज अच्छी बनती है, स्कूल की एक पॉपुलैरिटी होती है, स्कूल में काम करने का एक जज्बा होता है बच्चों में, और बच्चों को एक्सपोजर मिलता है कहीं बाहर जाने का, घूमने का। तो जितने भी मेरे एचओएस मेरी इस बात को सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है मेरा कि एनएसएस और स्काउट और एनसीसी स्कूलों में आप अवश्य खुलवाएं। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो खुलवाने का प्रयास करें। जहां तक एनसीसी फंड की बात है, एनसीसी फंड एज सच सीधे आपके अकाउंट में कहीं भी नहीं आती है। एनसीसी पूरे हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, ब्रह्म प्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। हाँ सर, एनएसएस और एनसीसी क्या हम सेकेंडरी स्कूल में भी चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं, पक्का 100%। नाइन्थ क्लास है इस साल और 10th अगले साल आएगी। जी बिल्कुल चला सकते हैं। एनएसएस के लिए तो आपको एसपीई से संपर्क करना पड़ेगा, और एनसीसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में पूरी तरह से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। तो आपका स्कूल कौन सी यूनिट के अंदर में आता है पूरे? हेलो हाँ बोलिए। हाँ सर, डॉक्टर रामजीत बोल रहा हूँ सर। मेरी नॉलेज के हिसाब से एनएसएस सीनियर सेकेंडरी पर होती है कि 11वीं 12वीं की यूनिट बनती है। मेरे पास 10 साल चार्ज रहा था ये एनएसएस ऑफिसर। अच्छा। नहीं अभी कुछ समय नहीं सर, ऐसा नहीं है। 11वीं 12वीं की यूनिट होती है, 50 बच्चे 11 से, 50 12 से, और ये सीनियर सेकेंडरी। हाँ, ऐसा नहीं सुना था कुछ, मैंने सुना था कुछ रिलैक्स किए हैं अभी, रूल में कुछ रिलैक्सेशन के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर से ये बजट वहीं से होता है, पीएम अलग से इसका भी फंड वहां से। आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली क्या, एनएसएस मेरी कॉलेज लाइफ में मुझ पे रहा था, और मैं वहां से भी सर्टिफिकेट ले रखा। कैंप होते हैं इनके, और इनका 240 दिन का वर्क भी होता है, 120 दिन 120 दिन का बाकायदा डायरी मेंटेन होती है इनकी, और अलग से फंड है इसका, है ना। तो मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसे है। जी फिर भी एक बार एसपी मैडम से पूछ लेना आप। सर एसपी क्या, हमारा मॉडल टाउन से वहां से होता है कंट्रोल, हमारी जो डीडी है वहां से होता है मॉडल टाउन। तो ये एसपी वगैरह के माध्यम से कर दिया गया, और इसमें पीजीटी होता है, एनएसएस ऑफिसर बनाया जाता है यूनिट का, है ना। लगभग 100 लोग होना चाहिए, 100 बच्चे होना चाहिए। ये नहीं, वो तो है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं भी मेरी जानकारी में भी मेरी जानकारी, क्योंकि नहीं आप सही कह रहे हैं। एग्री जी। ओके, थैंक यू सर। एग्री बिल्कुल। तो लेकिन एनसीसी जो है, एनसीसी 10वीं तक सकती है? नहीं सर, वहां भी ऐसा है सर,
वहाँ सर्टिफिकेट होते हैं ABC सर्टिफिकेट के तीन हिसाब होते से हैं। होता है। हाँ, तो ए C मैक्सिमम 12वीं। हाँ, तो उस हिसाब से C सर्टिफिकेट उन्हीं बड़े बच्चों को ही दिया जाता है। वो तो डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मिलता है जाकर के सी। तो हाँ, तो हाँ, डिग्री कॉलेज में सी मिलता है। कभी कभी C और AB तक दे देते हैं यहाँ पर। और ए जो है स्कूल के अंदर ही मिलता है। लेकिन एक्चुअली क्या सर, आपको मैं आप बता दूं बोलिए। सर, जो ये यूनिट जो है इसका जो इंचार्ज होता है वो ऑफिसर होता है, गजेटेड ऑफिसर माना जाता है। अभी जो बिल्कुल यूपीएससी से सिलेक्शन हुआ तो इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी मांगा है। कई डीडी हमारे इसी बिल्कुल। तरह बने हैं एक्चुअली। तो अभी हमने भी एग्जाम दिया था, इंटरव्यू दिया था ये डीडी वाला, परंतु हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं काउंट हुआ था, उनका काउंट हुआ। नहीं, क्वेश्चन नहीं है कि सेकेंडरी स्कूल में एनसीसी हो गई नहीं होगी, बताइए ना। हाँ, नहीं होगी, सेकेंडरी स्कूल में सीनियर सेकेंडरी होगी, ऐसा है मेरी पूछ लीजिए एक बार। रूल में रिलैक्सेशन हुआ है अभी चलो जानकारी रख लेगी सर, अगर नहीं है मुझे नहीं पता सर इसकी, है ना। नहीं, सीनियर तो सेकेंडरी का तो है, वो तो कंफर्म है, लेकिन अभी Confirm रूल में है। सर देखिए मैं कहना चाहूंगा कि जी, बोलो। एनसीसी किसी भी लेवल पे खोल सकते हैं, चाहे सेकेंडरी हो या सीनियर सेकेंडरी हो, किसी भी लेवल पे एनसीसी खोली जा सकती है। मेरे बस नॉलेज में आपको यही ये है। करना है कि अपने एरिया के जो बटालियन है उसमें जाके संपर्क करना है। एक हाँ। अपनी तरफ से एक चिट्ठी देनी है, फॉर्म देंगे, फिर फॉर्म भर के देना है, और अपनी विद्यालय से किसी एक को एनसीसी ऑफिसर डिप्यूट करना है, उनका डिटेल वहां एग्जैक्टली, जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे एनसीसी हैं। खुल जाएगी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारी मॉर्निंग शिफ्ट की जो एचओएस है वो भी अपने विद्यालय में एनसीसी खोलें। और गर्ल्स बहुत आगे बढ़ के हिस्सा लेती हैं और बहुत एक्टिव रहती हैं, तो मेरा कहना है कि वो गर्ल्स शिफ्ट में भी एनसीसी को तवज्जो दें। धन्यवाद। नहीं, मेरा भी कहना यह है कि स्कूल में एनसीसी और एनएसएस स्काउट तीनों अगर खोलते हैं तो अच्छा रहेगा। स्कूल एक बहुत वेलफेयर होता है, बच्चों को एक्सपोजर बहुत सारा मिलता है। ठीक है। अगला इको क्लब फंड, अगला पॉइंट है इको क्लब फंड। इको क्लब फंड का तो आप जानते ही हैं, स्कूलों में आता है, 25,000 रुपए दिया जाता है, और उसको जो है आप पेड़ लगाने में, पौधे लगाने में, इसके अलावा उसमें खाद डालने में, अपनी क्यारी बनाने में, घास बनाने में, स्कूल को हरा भरा बनाने में इको कंट्रीब्यूशन होता है। उसको वहां पर आप यूज कीजिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपके ये फंड है, इनकी आप एक बार कैश बुक अवश्य आप बनाएं, उससे आपको फायदा मिलेगा। कैश बुक आप अवश्य बनाएं। जो आपका इको क्लब फंड है, हेलो, बीच में आवाज आ रही है, हेलो। हाँ, इसके बाद में आपका है एसएसए फंड है, ये बहुत ही एक मेजर हेड में। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। अभी आप क्वेश्चन बाद में पूछना, जरा मैं एक बार पूरा कर लूं फिर पूछना, सर आपसे निवेदन है। ठीक, एक बार पूरा कर लेता हूं फिर आप मेरे से पूछ लेना प्लीज। इसके बाद में आपका एसएसए फंड, जिसको समग्र शिक्षा अभियान बोलते हैं, समग्र शिक्षा अभियान फंड बोलते हैं, ये फंड स्कूलों में आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है। जो आप में डीडीओ या एचओएस है, जो वाइस प्रिंसिपल, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। और ये भी क्या है, के एनरोलमेंट के ऊपर फंड आया हुआ है बेसिकली। ये जहां पर बच्चे कम है वहां कम फंड है, जहां बच्चे ज्यादा है वहां पर ज्यादा फंड है। और मैक्सिमम 1 लाख तक का जो फंड जो इसमें मिला है, जहां पर स्टूडेंट का एनरोलमेंट ज्यादा है। लेकिन इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है इस फंड के अंदर कि इसकी गाइडलाइन क्लियर कट दी हुई है कि कहां कहां पर आपको पैसा जो है खर्च करना है। इसकी लिमिटेशन 20,000 है। 20,000 रुपए एक हेड के अंदर आप जो है वो खर्च कर सकते हैं। 20,000 एक हेड के अंदर, 20,000 से आप एक्सीड नहीं कर सकते एक हेड के अंदर। और इसमें कोडल फॉर्मेलिटीज की कोई आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो डिपार्टमेंट का सर्कुलर है, उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग आपको अपना पैसा जो है वो खर्च करना है। अगर आपके पास फंड कम है तो कम खर्च करना है, ज्यादा है तो ज्यादा उसके अंदर खर्च करना है। और उसमें गाइडलाइन में दी हुई है कि कौन सी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको जो है फंड खर्च करना है। और बेसिकली अगर आप देखें तो एनएसएस का फंड, इको क्लब फंड, एसएसए फंड और एनसीसी की जो फंड की बात है, एनसीसी का फंड आपको नहीं मिलता है, वो सीधा सीधा जो बटालियन है वो डील करती है। लेकिन उस बिल के ऊपर काउंटर सिग्नेचर जो है वो प्रिंसिपल के अवश्य मांगते हैं। विदाउट काउंटर सिग्नेचर ऑफ एचओएस वो बिल पास नहीं किया जाता बिल्कुल भी। तो उस और मेरी आपसे निवेदन होगा कि आप
तो इन फंड को यूटिलाइज करने से पहले या करते समय या बाद में इनकी कैश बुक आप अवश्य लिखवाएं। कैश बुक लिखवाएंगे तो उतना ही आपको फायदा मिलेगा। और जब भी कोई इंस्पेक्शन में स्कूल में आता है, कोई डीडी लेवल का या हेडक्वार्टर लेवल का, तो कैश बुक को अवश्य आकर के देखता है कि कैश बुक में क्या है और क्या नहीं है। और एक मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप पेस्टिंग फाइल आप अवश्य बनवाएं, पेस्टिंग फाइल अवश्य बनवाएं। जो भी आपके बिल आते हैं वो पेस्टिंग फाइल के अंदर आप उनको लगाते रहिए। फाइल के अंदर बिल और कैश बुक और जो बैंक की स्टेटमेंट है, जो बैंक की आपकी पासबुक का जो अमाउंट है वो टैली करना चाहिए, दोनों का टैली करना चाहिए। स्कूलों में पीडब्ल्यूएफ अकाउंट भी होता है। पीडब्ल्यूएफ अकाउंट हालांकि अब कि बच्चों से कोई नहीं लेना है बिल्कुल किसी भी क्लासेस के। पीडब्ल्यूएफ के अंदर तो कैश बुक आप एसएससी फंड बनाइए और पीटीए होता था पहले, कभी पीटीए तो बंद हो चुका, आपको पता ही है वाला। तो कैश बुक एंड पेस्टिंग फाइल मेरा निवेदन है कि आप अवश्य आप बनाएं, जरूर देखें। और एक पीबीआर होता है, पीबीआर में तो सैलरी हेड का ही जो है पूरा पूरा जिक्र किया जाता है। पीबीआर जो स्कूल का ऑफिस है वो बताता है, उसको मेंटेन करना चाहिए। जब इंस्पेक्शन करने के लिए कोई टीम आती है तो पीबीआर को भी देखती है, कैश बुक को भी देखती है, पेस्टिंग फाइल को भी देखती है वो। और जो एसएससी का फंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंड है। इसमें जो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि ये आपका जो फंड है वो एमएचआरडी या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से फंड सीधा का सीधा ही आता है दिल्ली गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट फिर आपको देती है। तो इसके अंदर भी टीम आती है पूरा चेक करने के लिए। इसके अंदर भी आपकी कैश बुक और जो बिल्स हैं वो पेस्टिंग फाइल के अंदर होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका ऑडिट होगा, ऑडिट के अंदर इन सब चीजों को क्रॉस चेक किया जाता है। अगर आपकी अकाउंट पोजीशन सही मिलती है तो वेरी गुड, वरना ऑडिट पैरा बनेगा। ऑडिट पैरा की जो जिम्मेदारी है पूरी तरह एचओएस की है और किसी की भी नहीं है, एचओएस एंड डीडीओ की। लेकिन डीडीओ की भी कम बनती है, एचओएस की ज्यादा बनती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो डीडीओ है उससे ऊपर एचओएस को माना जाता है। तो एचओएस के जो साइन वो सुप्रीम है, तो पहले एचओएस पे ही जो है ऑडिट का पैरा बन करके आएगा। या तो उसका क्लैरिफिकेशन दे, अब क्लैरिफिकेशन नहीं देगा तो पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। और कई सारे केसेस में देखा गया है कि काफी लंबा एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है इस पोस्ट पे काम करते हुए, कि ऑडिट में जो पैरा बनाकर वो नहीं दे पाता है तो एचओएस को अपने अकाउंट से पैसा जमा कराना पड़ा है। एचओएस को या तो जवाब दे, उसका ऑडिट पैरा को क्लियर करे। अगर क्लियर नहीं करता है तो एचओएस को अपने पास से ही पैसा वो जो है देना पड़ा, 50,000 रुपए, 40,000 रुपए, 60,000 रुपए उसको क्लियर करने के लिए। अगर वो क्लियर नहीं होता है तो फिर रिटायरमेंट के अंदर बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा रिटायरमेंट के समय बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो कोशिश कीजिए कि अपने जो बिल्स हैं, अपना जो प्लान है, नॉन प्लान का पैसा है या जो दूसरे फंड है, इनका जो पैसा है इसमें ट्रांसपेरेंसी रखिए, कोडल फॉर्मेलिटीज को पूरा कीजिए, जो दिल्ली गवर्नमेंट का रूल है उसको आप मानिए। और ट्रांसपेरेंसी होने के साथ साथ में कोशिश ये करो कि जो रूलिंग पोजीशन है अकाउंट्स एंड फाइनेंस की, उसको कंसिडरेशन करते हुए आपका कोई ऑडिट पैरा बने ही नहीं। ऑडिट हो जाए आपकी 10 के अंदर ही तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें क्लियर कट हो जाता है कि हाँ मेरा कोई ऑडिट नहीं है और मुझे कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आने वाली बिल्कुल भी। तो ऑडिट 3 साल में भी होता है, 2 साल में भी होता है, 4 साल के अंदर भी होता है ऑडिट, अवश्य स्कूलों में होता है, आजकल भी ऑडिट चल रहा है। और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और है, वो है बजट। बजट एक बार आपको जरूर बना करके देना पड़ेगा स्कूल का, और उसके अंदर जितना भी बजट है पूरा पूरा आपको डिमांड करना पड़ता है। वो पीएफसी के अकॉर्डिंग बनेगा पूरा पूरा बजट आपका। कितनी आपकी टीजीटी है, कितने पीजीटी हैं, कितने वाइस प्रिंसिपल हैं, कितना टीचिंग स्टाफ है, कितना आपका नॉन टीचिंग स्टाफ है। बजट देना आपको अवश्य पड़ेगा। बजट अगर आप नहीं देते हैं तो फंड आपके पास में नहीं आ पाएगा, फंड आपका रोक दिया जाएगा। अब इसमें बजट में जो अकाउंट्स के लोग हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, वो जो एक्सपर्ट होते हैं बजट बनाने में। बजट जो है हर एक पे बनाना नहीं आता है, बजट बनाना टेढ़ी खीर होता है बहुत ज्यादा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जो लोग एक्सपर्ट है बजट बनाने में, उनसे आप हेल्प लेकर के बजट बनवा तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
उनसे बजट बनवा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो चीजें हैं स्कूल के अंदर, जैसे टीचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है स्कूलों में, और रिजल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है स्कूलों के अंदर, और बच्चों में एक डिसिप्लिन एंड यूनिटी होना चाहिए, और अच्छा स्कूल के अंदर क्लासेस लगने चाहिए, वो सब एक एकेडमिक फील्ड के अंदर कार्य होता है। लेकिन साथ साथ में ये जो चीजें हैं अकाउंट्स वाली, ये बहुत क्रिटिकल होती हैं। इनको बहुत समझदारी से, बड़ा सूझबूझ के आपको जो है इन पे कार्य आपको करना है। और अभी जो देखा आपने, क्लब का भी पैसे आए थे पिछले साल, 10 या 11 क्लब स्कूल में बनाए थे, और एक को 10-10 हजार रुपए क्लब के अंदर दिए थे, और लगभग 1,10,000 रुपए, 1,20,000 रुपए क्लब के अंदर भी दिए थे। लेकिन क्लब के अंदर फिर गाइडलाइन में दी थी कि उसको पैसे को कैसे कैसे खर्च करना है। वो पैसा तो खर्च हो चुका, कर भी दिया आपने, लेकिन ऑडिट पैरा नहीं बने, वो सबसे अच्छा एचओएस वो माना जाता है। अगर किसी के खिलाफ, एचओएस के खिलाफ ऑडिट पैरा बहुत सारे बनते हैं, तो इतना अच्छा उसके एक उसकी जो है पर्सनैलिटी बेटर नहीं मानी जाती, या उसकी गुडविल बेटर नहीं मानी जाती। तो विदाउट ऑडिट पैरा आपका काम हो तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो जहां तक स्कूल की फाइनेंस की बात है, या जो एससीईआरटी ने टॉपिक असाइन किया है प्लान एंड नॉन प्लान स्कीम का, उसके अंदर जो मेजर चीजें हैं वो यही हैं, और इन्हीं के ऊपर बेसिकली आपको काम करना है अपने स्कूल को चलाने के लिए। अब कुछ आप पूछ रहे थे, पूछो जरा मेरे से प्लीज। हाँ सर, एक क्वेश्चन है मेरा। ब्रह्म प्रकाश बोल रहा हूँ सर। हाँ ब्रह्म प्रकाश, मैं जानता हूँ आपको। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। ठीक है सर? हाँ नमस्कार, मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया। हाँ सर, स्कूल हमारा पिछले साल 8वीं क्लास तक का था, और ये स्कूल पिछले साल खुला, 19-20 में पहला सेशन था हमारा। इस बार हमारे यहाँ पे 9th क्लास आ गई है सर, इस साल करंट में। तो हमारे पास में एनसीसी नहीं है, एनएसएस नहीं है, पीडब्ल्यूएफ का भी कोई पैसा नहीं आया है, इको क्लब का भी पैसा नहीं आया है, एसएसए का भी नहीं आया है। तो क्या हमें कैश बुक बना के उस पे नील लिखना पड़ेगा, या कैश बुक बनाए ही नहीं? नहीं, जरूरत ही नहीं। फिर तो कोई जब पैसा नहीं आया तो कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब उसको तब से शुरू करें जब पैसा आए, तब से शुरू करें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जब पैसा आएगा शुरू करो, पैसा नहीं है तो जरूरत नहीं बनाने की, नो नीड एट ऑल। ठीक है सर, ठीक है ना? हाँ, लेकिन अपने हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी, हाँ सर बोल। हाँ जी, क्लब एक्टिविटीज का पैसा आया था पिछले साल। हाँ, तो उसको खर्च कर लिया वो तो आपने। अब वो खर्च कर लिया, क्या उसकी भी कैश बुक बनानी पड़ेगी? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है ना। सर जी, वो तो आपका फंड है, जब होगा उसके अंदर है, उसके बिल आपको बस कैरी करने हैं, जो ऑफिस कॉपी है बिल के वो कैरी करने हैं आपको। ठीक है सर। इको एक मेरा की भी क्या अलग से कैश बुक बनानी पड़ती है सर? हाँ जी सर, मैं ये कह रहा सर, एसएसए के अंदर इको क्लब का पैसा आता है, तो क्या इको क्लब की अलग से कैश बुक बनेगी, या उसी में मेंटेन करें हम उसको? नहीं, बिल्कुल बनाने, अलग से बनाने इको क्लब की। अच्छा, तो वहां से सिर्फ पैसे विड्रॉ कर ले इको क्लब। हाँ बिल्कुल, विड्रॉ कर लीजिए, चेक काट के पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन कैश बुक आप बनाइए अपने पर, कितना पैसा आया, कौन कौन से हेड में कैसे खर्च किया आपने। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन, ये जो सर बोल रहे हैं, एसएसए के अंदर सर एक और इको क्लब का आता है, और एक इको क्लब अलग होता है। 2 इको क्लब ऐसे आते हैं। एक ना, अब तो यूथ एंड इको क्लब का हो गया ना सर, यूथ एंड इको क्लब हो गया, वो 25,000 रुपीज आता है जी, और एक एसएसए के अंदर अलग से आता है। बिल्कुल अलग से आता है, बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, लेकिन आप कैश बुक बनाए, इको क्लब हेड में कैश बुक बनाइए आप। तो एसएसए वाला भी उसमें लेंगे क्या? एसएसए वाला तो अलग ही रहेगा ना सर, जो इको क्लब भी आया उसमें। जो एसएससी की कैश बुक अलग बनेगी, इको क्लब। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि इको एसएसए के फंड, इको क्लब का तो पैसा ही नहीं आया सर एसएसए के अंदर वाईईसी का आया था, यूथ एंड इको क्लब वाला आया हुआ था पैसा, तो उसकी भी क्या अलग से कैश बुक बनेगी, या वो एसएसए के अंदर ही? वो तो एसएसए में रहेगी, इको वाले इको में रहेगी। जो इको का 25,000 अलग से आता है, उसकी कैश बुक बनेगी बस। एसएसए का पैसा उसमें नहीं जाएगा, वो एसएसए के अंदर रहेगा वो। सर एक चीज और, जो सर्विस बुक हम जब कहते हैं कि चेक करनी है, उसमें हमें क्या क्या देखना चाहिए कि जो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहना चाहिए सर्विस बुक को जब चेक कर रहे हैं? तो 3-4 पॉइंट है सर्विस बुक के अंदर। नंबर 1 तो
उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है आपका इंक्रीमेंट की एंट्री होनी चाहिए उसकी, ठीक है ना। इंक्रीमेंट की एंट्री होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। नंबर 2 जो है उसके जो छुट्टियों का रिकॉर्ड है वो कंप्लीट होना चाहिए। छुट्टियों का जो रिकॉर्ड है, आपकी जो स्पेशल ईएल है या ईएल है या मेडिकल लीव है, वो सबके सब उसके अंदर होने चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सर्विस वेरीफाइड हो जाने चाहिए। सर्विस जो है वेरीफाइड हो जाने चाहिए, उस पर एचओएस के साइन होने चाहिए। और दूसरा, उसका ट्रांसफर कहीं से होता है, ज्वाइनिंग कहीं से भी होती है, ये सब उसके अंदर एंट्री मेंशन होनी चाहिए। इसका जो सर्विस बुक है, हेलो सर्विस बुक एक बार कंसर्न टीचर को दिखा दीजिए कि इसमें कोई एंट्री बाकी तो नहीं है। उससे एक सर्टिफिकेट भी ले लीजिए आप टीचर को दिखाने के बाद में, हाँ इसमें एंट्री मेरी पूरी है, एंट्री में कोई भी कमी नहीं है। सर्टिफिकेट अपने पास में रख लीजिए, क्योंकि तो सर्विस बुक में 3-4 पॉइंट के अलावा कुछ और ज्यादा होता नहीं उसके अंदर है। लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा, साइन आपको होना चाहिए उस पर। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है, रह गया। मेरा एक क्वेश्चन है क्वेश्चन डॉक्टर इरफान जसोला स्कूल। क्वेश्चन ये है सर कि मैंने जो है फरवरी में ज्वाइन किया था एज ए वाइस प्रिंसिपल इन दिस स्कूल, और उससे पहले जो है सर, उससे पहले जो कैश बुक थी वो बंद हो गई, कैश बुक नहीं लिखी पिछले वाइस प्रिंसिपल ने। उससे पहले जो वाइस प्रिंसिपल थे उन्होंने भी कैश बुक नहीं लिखी। अब मैंने करके अपने क्लर्क को ये कहा कि भाई कैश बुक लिखना शुरू करो, वो कह रहे कि जब पिछले वाइस प्रिंसिपल ने नहीं लिखवाई तो आप क्यों कह रहे? तो आज तक उन्होंने कैश बुक नहीं लिखी सर। नहीं गलत है, नहीं गलत है, नहीं है ये कोई बात नहीं। उसने नहीं लिखी तो आप भी लिखेंगे, आप हैं, आप लिखवाइए, बिल्कुल शुरू करवाइए अभी आप। बुक लिखना बंद हो गया वहां से। नहीं मेरा क्वेश्चन अभी वेटिंग में है, आप शुरू करवाइए सर, बिल्कुल। अच्छा सर जी सर, मेरा क्वेश्चन वेटिंग में है जी। बोलो सर, बोलो जी। मैं रघुवीर सिंह बोल रहा हूँ बाबूराम स्कूल से। जी सर, जी सर, जी सर। हेलो सर। हाँ जी सर, बोलो सर। आप मेरी बात सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। मैं रघुवीर सिंह बोल रहा हूँ बाबूराम स्कूल से। हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक, बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन इको क्लब पर है। पिछले साल इको क्लब का पैसा बाबूराम को नहीं मिला, तो आपने फिर लेटर लिखा क्या? हाँ, मैंने एक मेल करा है उनको। हाँ, मेल लेटर दीजिए। अच्छा, फिर लेटर किसको लिखना है? इको क्लब का जो है ना सचिवालय में इसका ऑफिस है, दिल्ली गवर्नमेंट, वहां को लेटर लिखिए आप। वो पैसा डील करता है पूरा सचिवालय दिल्ली गवर्नमेंट, वहाँ पूरी जो इको क्लब को डील करती है दिल्ली सरकार की, उसको लेटर लिखिए आप, और फिर लेटर की कॉपी पास में रखिए, फिर पैसा आपको मिल जाएगा वहां से। ठीक है सर। एक क्वेश्चन मेरा और है कि सर आफ्टर फिक्सेशन हम ऑप्शन जो है कितने टाइम में स्वीकार कर सकते हैं? आफ्टर फिक्सेशन जी, एक मेरे टीचर हैं योगेश, पीजीटी इकोनॉमिक्स, उनको एमएससीपी मिली। एमएससीपी मिलने के बाद में उनको फिक्स कर दिया गया, लेटर इशू हो गया। ठीक है, उनकी पेमेंट हो गई। इसके बाद वो 4-5 महीने बाद में मुझे ऑप्शन देते हैं और कहते हैं कि मेरा जो इंक्रीमेंट है वो जुलाई से जनवरी में ले आओ। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे पॉसिबल है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना। मैंने उनको मना किया और जबरदस्ती करते हैं। आपको नहीं, पता गलत नहीं है, नहीं गलत है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं, बिल्कुल भी है नहीं ना। नो 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 नो, जो उसकी फिक्सेशन वहीं पर रहेगी, ऐसे कैसे चेंज हो जाएगी? प्रॉब्लम आ रही है। वो जब भी आते हैं सर स्कूल में दबाव बनाते हैं कि उसका हो गया, उस स्कूल ने कर दिया, उसने कर दिया, आप भी करो। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। साहब मना कर दो, कैसे नहीं कर पाऊंगा मैं? मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा ना। एमबीसीपीएफ प्रॉब्लम आ रही है, नवंबर में फिक्सेशन हुई है, जुलाई में इंक्रीमेंट ड्यू था, वो जनवरी में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो उनको एक तरह से एक साल में यदि हम जुलाई टू जुलाई देखें तो नवंबर में फिक्सेशन है, जुलाई में इंक्रीमेंट है, फिर जनवरी में फिर से ऑप्शन। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम हमें भी आ रही है। नहीं मैडम, वो तो अपना देखो, जो मुझे नहीं कहना चाहिए, हम भी टीचर को डील करते हैं, आप भी टीचर को डील करते हैं। टीचर आप है एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। आप बिल्कुल मत मानिए, बोलो कि जो मेरे को रूल मालूम है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, या फिर रूलिंग पोजीशन आप दिखा दीजिए। रूलिंग पोजीशन क्या है? रूलिंग पोजीशन ऐसी है नहीं बिल्कुल भी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का वो लेटर देते हैं
यही मेरा क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हम क्यों फॉलो करेंगे जब तक हमें डायरेक्टरेट एंडोर्स नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे प्रेशर में रह के काम नहीं करना है, बिल्कुल भी नो नो नो, प्रेशर में रह के काम नहीं करना है। कंडमनेशन से रिलेटेड है, क्या आप प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर देंगे? हमारे नहीं, वो यहाँ तो डेस्क है। अच्छा, 2015 की परचेज है वो, फिर नए डेस्क आ गए, तो जो पुराने 300 डेस्क थे वो बाहर पड़े रहे, रस्टिंग हो गई, खराब हो गए। अब हमको उनको कंडम कराना है तो हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा? इसके लिए तो मैडम और समय लेना पड़ेगा, बताएंगे, इस अब तो पॉसिबल नहीं है बताना इस बारे में। अच्छा, चलो, आपने मुझको सुना ध्यान से, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, नमस्कार नमस्कार। हेलो सर, सर हेलो, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मैडम कहाँ से? थैंक यू सर, नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you so much, Davinder sir, for the very informative session. हाँ निष्ठा मैम। जी मैम। हेलो, हाँ जी निष्ठा मैम, मैम, ये बोलिए। सर का मोबाइल नंबर मिल सकता है? एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था, अगर है सर लाइन पर क्या? सर अभी तो लाइन पे नहीं है मैम। अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट था, पर वो सब पूछ रहे थे तो वो रह गया थोड़ा। मैम उनका आप मोबाइल उसको नंबर एक बार आप व्हाट्सएप ग्रुप पे वो क्वेरी डाल दीजिए, हम उन्हें फॉरवर्ड कर देंगे वो। ठीक, आपकी जो भी थैंक यू। क्वेरी है आप वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट सेशन हमारा 12:30 बजे होएगा, हम तब मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जी 12:30 या 12? जो भी 12:30। ओके, थैंक यू। ओके मैम।